हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत वेलकम है। उम्मीद है कि जो अपना काम है अच्छे से कर रहे होंगे, अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे होंगे और पढ़ाई भी साथ साथ कर रहे होंगे। ठीक है जी। इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, हम मिसलेनियस फार्मूलाज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो हैं वो मैं आपको करवाने वाला हूँ। सिर्फ ये मैं आपको बताऊंगा नहीं, इनके ऊपर एक एक दो दो तीन तीन क्वेश्चन है। इसके सारे कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए जितने की भी ज़रूरत है वो मैं आपको करवाऊंगा। और सिर्फ ये रटवाऊंगा नहीं, ये चीज़ें कैसे आई हैं इनकी अंडरस्टैंडिंग बताऊंगा, तो ये परमानेंट आपके दिमाग में बढ़िया तरीके से फिट हो जाएंगे। नॉर्मली फिर रेगुलर रिवीजन आप करते रहोगे चीज़ों। स्टार्ट करें, चलिए जी, पहले से स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड ए लाइन, क्या मतलब है? मान लो मैं आपको एक लाइन बता दूं कि ये अपने पास एक लाइन है, ठीक है, और ये अपना एक पॉइंट है। अपने पास एक लाइन है ए बी और एक पॉइंट है पी। तो P का AB से डिस्टेंस, तो नंबर वन, किसी भी पॉइंट का किसी भी लाइन से जब हम डिस्टेंस मेजर करते हैं तो हमेशा ऐसे परपेंडिकुलर मेजर करते हैं, यही सेंस बनाता है। अदरवाइज कोई तो बोलेगा ऐसे इतनी दूर है लाइन, कोई तो बोलेगा इतनी दूर है, कोई बोलेगा इतनी दूर है, वो सेंस नहीं बनेगा। अलग अलग एंगल पर, किसी भी एंगल पर माप लोगे तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसी को डिस्टेंस बोलते हैं। कि मैं इस दीवार से कितनी दूर हूँ, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये नहीं कि तिरछा मापते जाओ। ठीक है, ओके जी। तो अगर मेरे पास कोई पॉइंट है, एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज ये पॉइंट है 2 3, और मेरे पास एक लाइन है। लाइन के बारे में भी एग्जामिनर को बताना पड़ेगा। लाइन है, कुछ भी मान लेते हैं, x - 3y + 5 = 0। तो इस पॉइंट का इस लाइन से क्या डिस्टेंस है, ये चीज़ मैं प्रूव करके नहीं बताऊंगा, डायरेक्टली मैं आपको याद करवाऊंगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, याद रखने की मैं टेक्निक आपको बता दूंगा कि आप पॉइंट की जो वैल्यू है वो आप लाइन में रखोगे। यानी कि ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, इसे आप लाइन में रखोगे, इस लाइन के अंदर इसकी वैल्यू रखोगे। ठीक है, कैसे? जैसे x की जगह आप रखोगे 2 माइनस y की जगह आप रखोगे 3 और आगे है +5, ये वैल्यू आएगी। ठीक है, और ये जो भी वैल्यू आएगी हमें सिर्फ और सिर्फ इसका पॉजिटिव वैल्यू लेना है। ठीक है जी, ओके जी। नेगेटिव y, मान लो माइनस का 7 आ गया तो सिर्फ 7 लेना है, हमें सिर्फ इसकी क्वांटिटी लेनी है। क्योंकि अगर आप एक पॉइंट का डिस्टेंस मापोगे किसी लाइन से तो वो नेगेटिव तो नहीं आ सकता ना, डिस्टेंस तो पॉजिटिव ही आएगा। ओके जी, और इसके नीचे हम करेंगे ये जो लाइन के ये जो कोफिशिएंट है x और y के, मान लो ये कोफिशिएंट है 1, तो √1 का स्क्वायर प्लस में जो -3 हो या +3 हो क्या ही फर्क पड़ता है, स्क्वायर तो करना ही है, पॉजिटिव आएगा। अदरवाइज y के कोफिशिएंट का करते हैं ये, तो ये आ जाएगा। अगर ये वाला पॉइंट अपना है d, तो PD की लंबाई, एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस कैसे करोगे, पॉइंट की जो वैल्यू है लाइन के अंदर रखोगे, लाइन की इक्वेशन के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, हमें सिर्फ उसकी क्वांटिटी चाहिए, प्लस माइनस का साइन नीचे, और नीचे इसके जो x और y के कोफिशिएंट है, इसका जनरलाइज फॉर्मूला भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई 3 3 9, माइनस का 9 और 5 और 2 7, तो माइनस का 2, लेकिन मुझे तो सिर्फ क्या लेना है, सिर्फ पॉजिटिव चीज़ लेनी है। जी हाँ, 2, और यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 1 10, यानी कि √10। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, टी का जनरलाइज्ड वर्जन बता दूं, अगर मेरे पास एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x और y, ठीक है, और इस पॉइंट का मैं डिस्टेंस बता रहा हूँ इस लाइन से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लाइन की इक्वेशन है ax + by + c = 0। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये मैं यहाँ पर रखूँगा। ठीक है, लेट इट बी a b और ये है भाई d, तो PD की लंबाई होएगी, अब मैं x की जगह x रखूँगा, y की जगह y रखूँगा, तो एज इट इज़ रह जाएगा ये। वैसे एक्चुअल में हम क्या करते हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं x की जगह x रखूँगा, y की जगह y रखूँगा, तो सेम ही रह जाएगा। तो ax प्लस में by प्लस में c √x और y के जो भी कोफिशिएंट हैं उनके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। उनके ऊपर क्या लगाना है मेरे भाई, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। क्लियर है, समझ में आ गई बात? जिस चीज़ का प्रूफ देने से फ़ायदा होएगा उसका प्रूफ दूंगा,
अननेसेसरी प्रूफ नहीं दूंगा, जिससे कोई फायदा ही ना हो, फिर क्या फायदा। करें फिर एक आधा क्वेश्चन। चलो जी बताओ। फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू द स्ट्रेट लाइन दिस। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि इस पॉइंट की ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये इस लाइन की इक्वेशन में रख दो। तो अब क्या रखोगे, x की जगह 3, तो 12 3 36, और सिर्फ पॉजिटिव लेना है 36। y की जगह मैं रखूंगा -2, तो -5 इंटू में -2, तो माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10, और आगे है +6 डिवाइडेड बाई। अब मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा किसके ऊपर, 12 और 5 के ऊपर। 12 और -5 आप बोल सकते हो, लेकिन 5 और 12 पर पाइथागोरस थ्योरम लगाने पर 13 आता है। 5 12 13 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है ना। तो आप डायरेक्टली भी 13 लिख सकते हो, आप डायरेक्टली भी ऐसे लिख सकते हो कि भाई 13 12 और 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। क्लियर है भाई? मैं वैसे ही दिखा देता हूँ। अब -5 पर लगाओ, 5 पर लगाओ, फर्क नहीं पड़ता क्योंकि स्क्वायर होना है। और इसके बाहर प्लस माइनस वैल्यू नहीं लेनी, सिर्फ पॉजिटिव लेनी। ठीक है जी। तो ऊपर से अपना क्या आएगा, तो भाई 40 और 6 52, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 13 चौके 52, 4 यूनिट। दैट इज ऑप्शन बी। क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं? ये बताओ फिर, आया हुआ क्वेश्चन एक। द परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से इस लाइन की परपेंडिकुलर लेंथ हमने बतानी। मैंने आपको क्या बताया है, मैंने आपको बताया है कि ओरिजिन हो या कोई भी पॉइंट हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क नहीं पड़ता। किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन का डिस्टेंस बताना है तो हम ऐसे बताएंगे, तो आप वही लगाओगे। ओरिजिन के लिए अलग से फॉर्मूला क्यों याद करोगे? जो अपना ओरिजिन होता है वो क्या होता है, उसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0। तो बस 0 0 लेकर एग्जैक्टली सेम चीज आप इस्तेमाल कर लो। अगर आप x की जगह 0 रखोगे तो ये खत्म हो गया, y की जगह 0 रखोगे तो ये खत्म हो गया, सिर्फ कांस्टेंट टर्म बचेगा। ये लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, जस्ट ताकि बाद में आपको समझ में आ जाए। ठीक है, बिकॉज x और y की वैल्यू 0 0 रखने से जब भी हम ओरिजिन से डिस्टेंस देखेंगे तो x और y की वैल्यू तो 0 होगी, इसके कोऑर्डिनेट 0 0 है, ये हमेशा खत्म हो जाएंगे। हमें सिर्फ कांस्टेंट टर्म लेना होता है और उसकी भी सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेनी होती है। एग्जाम में आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो 48, और बटे में आप क्या लिख सकते हो कि 6 और 8 पर अगर मैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगाऊंगा तो मुझे पता है, पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो 6 8 और 10, 6 8 और 10 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो मैं डायरेक्टली 48/10 4.8 ऐसे एग्जाम में मार देता, आप भी मार दोगे। ठीक है, अभी समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है भाई, क्लियर है? आगे बढ़ूँ? ओरिजिन के लिए अलग से फॉर्मूले की नीड है जी नहीं। इफ ए सर्कल, अब मैंने आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी है कि एक पॉइंट से एक लाइन का डिस्टेंस मापना है, तो ये अपना कंसेप्ट है। तो अब वो इस कंसेप्ट को कहीं पर भी यूज करे, किसी भी लाइन से किसी भी पॉइंट का आपसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस मापवाए, आपको बता देना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ कैसे इक्वेशन बनेगी। स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो उसको वो जिस भी चीज से जिस भी तरीके से वो यूज करे, अगर वो डिफिकल्ट क्वेश्चन भी बनाएगा तो आप लोग कर पाएंगे। हम इस तरीके से पढ़ रहे हैं, ये कॉन्फिडेंस रखना। ठीक है भाई। इफ ए सर्कल हुज सेंटर इज 2 3 टच इज द लाइन दिस। अगर सर्कल एक लाइन को टच कर रहा है, यानी कि वो लाइन क्या है, वो एक टेंजेंट है, इस लाइन को टच कर रहा है सर्कल। ठीक है, और सर्कल का सेंटर उसने बता दिया है क्या है, 2 3 है। तो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है देन द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इस पॉइंट और ये जो लाइन है जिसको सर्कल टच कर रहा है, इनके बीच में अगर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस मापोगे तो उसी को रेडियस बोलते हैं। तो कुल मिलाकर वो इस पॉइंट और इस लाइन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ रहा है। तो ये चीजें वो कैसे भी घुमा फिरा के पूछे, कुल मिलाकर एक पॉइंट और एक लाइन के बीच का डिस्टेंस आप बता सकते हैं। ठीक है जी, तो बताते हैं। इस पॉइंट की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करूंगा, 2 × 4 8, प्लस में 3 3 9, माइनस का 7, डिवाइडेड बाई 4 और 3 पर अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा हमेशा परपेंडिकुलर बेस मान के, तो 5 आएगा। 3 4 5 का ट्रिपलेट है। जी हाँ, तो 9 और 8 17, 17 में से 7 गए 10, 10/5, आंसर इज इक्वल टू 2। क्लियर है? आगे बढ़े, बताओ, पॉज करके करो।
इफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू दिस लाइन, तो जो ओरिजिन है उसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0। ओरिजिन से जब मैंने परपेंडिकुलर की लेंथ निकाल ली इस लाइन के ऊपर, तो वो पी आई। तो किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आप निकाल सकते हो। तो निकालो, कैसे निकालोगे? इसके अंदर आप रखोगे 0 और 0, तो ये तो 0 हो जाएगा। और एक चीज़ मैंने आपको बताई है कि सब कुछ इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड पर होना चाहिए, सब कुछ इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड पर होना चाहिए। तो 2p इधर आकर क्या होगा? -2p, ऐसे माइनस, ऐसे 0 + 0 -2p। ठीक है, मैं डिटेल में लिख रहा हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो बाद में इस चीज़ को देखो। तो डिवाइडेड बाई x का कोफिशिएंट है 1 और y का कोफिशिएंट है 2b, तो इसके ऊपर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। 1 का स्क्वायर 1, 2b का स्क्वायर 4b स्क्वायर इज इक्वल टू जो भी डिस्टेंस आएगा वो आएगा जी p। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमें क्या मिलेगा? माइनस का 2p है बट हमने पॉजिटिव रखना है। जी हाँ, तो यहाँ पर आ जाएगा 2p। तो 2p बटे में √1 + 4b स्क्वायर इक्वल टू p। तो p से p कट गया, इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा। इट इम्प्लाइज दैट 4 = 1 + 4b स्क्वायर। ठीक है, ये 1 इधर आएगा, 4 - 1 क्या हो जाएगा? 3, फिर नीचे आ जाएगा 4। इट इम्प्लाइज दैट 3/4 = b स्क्वायर। इट इम्प्लाइज दैट b = √3/2। यही पूछा है क्या? देन द वैल्यू ऑफ b = √3/2। ठीक है, क्लियर है? b का मान। ठीक, आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। देखो, अगर दो लाइनें, दो तरह की लाइनें हो सकती हैं। एक तो ऐसी जो इंटरसेक्टिंग हो, इंटरसेक्टिंग लाइनों के बीच में तो कोई डिस्टेंस पूछ ही नहीं सकता। तो इनके बीच में तो यहाँ पर मान लो 1 सेंटीमीटर का गैप है, तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर का, यहाँ पर 1 करोड़ सेंटीमीटर का, कितना भी हो सकता है, बदलता रहता है। तो अगर वो डिस्टेंस पूछेगा तो दो पैरेलल लाइन के बीच में पूछेगा, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस कभी भी नहीं बदलता। ठीक, इनके बीच का डिस्टेंस कभी भी नहीं बदलता। और पैरेलल लाइंस के बारे में एक और खास बात है क्या, कि इन दोनों का स्लोप जो है सेम होता है। इन दोनों का स्लोप क्या होता है? सेम होता है। तो अगर मैं इनकी इक्वेशन लिखूं, और स्लोप किससे डिसाइड होता है? स्लोप डिसाइड होता है एक्स कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और वाई के कोफिशिएंट से। तो इनका स्लोप सेम है, तो इन दोनों लाइनों में एक्स और वाई कोफिशिएंट का रेशियो सेम होगा। यानी कि ऊपर वाली पैरेलल लाइन की अगर a1x + b1y + c1 = 0 ऐसी इक्वेशन होगी, तो नीचे वाली की भी ऐसी ही होगी, a1x + b1y + c2 = 0। यानी कि इसका x कोफिशिएंट और इसका y कोफिशिएंट, इसका x कोफिशिएंट, इसका y कोफिशिएंट सेम होंगे, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट टर्म अलग अलग होएगा हमेशा। क्यों? क्योंकि दोनों का स्लोप सेम है, और स्लोप x और y के जो कोफिशिएंट है उन पे डिपेंड करता है, तो उनका रेशियो सेम होना पड़ेगा। ठीक है, और एक और बात मैं आपको बता दूं, ऐसा भी कर सकता है, हो सकता है एक पैरेलल लाइन की इक्वेशन वो ऐसे दे दे 2x + 3y + 5 = 0। अब दूसरी वाली पैरेलल लाइन 2x + 3y + 7 = 0, ये एक और पैरेलल लाइन है, लेकिन वो दोनों तरफ 2 से गुणा कर दे, ऐसे ऐसे दे दे कि 4x, देखना सबको डबल कर दिया मैंने, 6y + 14 = 0। ऐसे ना देकर मैं ऐसे भी दे सकता हूं। तो जब भी एग्जाम में आपके पास एक क्वेश्चन आएगा, आपको क्या करना है? देखो, पैरेलल लाइन की बात है, तो मुझे x और y के कोफिशिएंट सेम बनाने। आप हमेशा सेम बना पाओगे? हमेशा बना पाओ? हो ही नहीं सकता कि आप ना बना पाओ। अगर आप नहीं बना पा रहे, यानी कि वो पैरेलल लाइन नहीं है। तो आप देखोगे यार x का कोफिशिएंट 2 है, एक का देख लो बस, मुझे x का कोफिशिएंट 2 बनाना है, तो यानी कि 2 से काट दूं, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 7 14। मेक कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड y सेम। ये बात ध्यान रखनी है, इफ गिवन डिफरेंट, अगर वो डिफरेंट दे दे। क्लियर है? मैं क्या कर सकता हूं, एक और बात बताऊं। देखो, मैं ऐसे कर सकता हूं कि दो पैरेलल लाइन है, उनमें से एक पैरेलल लाइन ये है और दूसरी पैरेलल लाइन ये है कि -2x + 3y + 7 = 0। मैंने किया क्या? देखो, बताता हूं। मान लो
आपको लगेगा कि यार एक्स और वाई का कोफिशिएंट तो सेम होना चाहिए पैरेलल लाइन के अंदर। आप बोलोगे जी हाँ सर। क्या ये दोनों पैरेलल लाइन हैं? यहाँ एक्स का 2 है, एक्स का 2 है, वाई का -3 है, वाई का -3 है, और कांस्टेंट टर्म अलग है। कांस्टेंट टर्म सेम हो गया तो फिर वो लाइन ही सेम हो गई। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, मैं दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये हो गया -2x प्लस का 3y प्लस का 7 = 0। तो आपको सिर्फ ये देखना है यार, x का 2 है, यहाँ तो x का -2 है, सिर्फ एक का इक्वेट कर लेना, दूसरे का अपने आप हो जाएगा। तो यार सबके साइन पलटने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसको पॉजिटिव कर दिया, इसको माइनस कर दिया, वो माइनस कर दिया, खत्म। अब जो मैं फॉर्मूला बताऊंगा वो आप लगाओगे। ठीक है, क्लियर है? तो फॉर्मूला क्या होएगा? फॉर्मूला होएगा भाई, इन दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस है, दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस, लेट दिस बी x। ठीक है, तो x इज इक्वल टू जो कांस्टेंट टर्म है उनके बीच का डिफरेंस बटे में पाइथागोरस लगेगा। ये x और y का कोफिशिएंट है वो सेम ही है, उनके ऊपर a1² प्लस b1²। अगर ये अलग अलग होते x और y के कोफिशिएंट, फिर किसके ऊपर लगाते? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इस कारण इनको सेम कर लेना, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। अगर मैं यहां पर आपको एग्जांपल दूं, मान लो कोई भी एक पैरेलल लाइन है 2x प्लस 3y माइनस 10 = 0। एक और पैरेलल लाइन मैंने आपको बोल दी 4x प्लस 6y है प्लस 7 = 0। तो सबसे पहले क्या करोगे, अच्छा पैरेलल लाइन है, x का कोफिशिएंट यहाँ पर 4 है, तो मैं तो 2 से डिवाइड करूंगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, ये हो गया 7/2। अब मैं स्टार्ट करूंगा इसको लगाना। ठीक है, तो अब मैं जो कांस्टेंट टर्म है उनके बीच का डिफरेंस देखूंगा, और सिर्फ साइन मैटर नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू मैटर करती है। तो ये आप देख रहे हो, एक चीज तो 0 से 10 उधर है और एक 0 से 7/2 यानी कि 3.5 आगे है, तो आप सीधे सीधे बोल सकते हो 13.5, लेकिन मैं लिख देता हूं डिवाइडेड बाई, तो 2 और 3 के ऊपर आप लगाओगे 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3.5 है 27/2, और नीचे अपना आ जाएगा 4 और 9 13, √13। ये आपका उत्तर हो जाए। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। ये लो भाई, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पर 5x at 12y है, 5x at 12y, बढ़िया है। सिर्फ x का देख लो, ठीक, y का सेम होना पड़ेगा, नहीं तो वो पैरेलल नहीं है, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली मैं क्या देखूंगा, -3 और -4 में फर्क कितने का है? 26 का है। एक 0 से 30 इधर है, एक 0 से 4 इधर है, 26 का है। तो मैं डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ 26 बटे में, अब मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा 5 और 12 पर, तो मुझे पता है 5 और 12 का 13 बनेगा। तो एग्जाम में मैं डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ ना, 13 दूनी 26। ठीक, क्लियर है भाई? यहां पर मैं ऐसे लिख देता हूँ -30, -30 में से -4 घटाओगे तो +4। यहाँ पर आंसर इज इक्वल टू ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, अगर वो डायरेक्ट पूछ ले जनरली तो यही है कि वो डायरेक्ट ही पूछेगा, अदरवाइज कभी हमें निकालना पड़े दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस किसी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, तो भी ये काम आएंगे। डायरेक्ट पूछ ले, डायरेक्ट अगर काम में आएंगी तो आप निकाल लगा लोगे वहाँ पर। ठीक है, टोटल ये यूज होगा इस नॉलेज का। एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन के बीच में एंगल बताना है हमें, तो कैसे बता पाएंगे, बताता हूँ। देखो, अगर मैं आपको एक लाइन की इक्वेशन दे दूं तो आपको उस लाइन के बारे में उसका स्लोप पता लग जाता है उस लाइन का। जी हाँ, तो स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है जो भी वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, तो अगर मुझे ये पता लग जाए, ध्यान से सुनिएगा, अगर मुझे ये पता लग जाए कि ये वाली जो लाइन है ये यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बना रही है, और ये वाली जो लाइन है ये यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बना रही है, तो आप बोल दोगे ना कि 60 में से 30 गया, या फिर ये कुछ भी मान लो 70 डिग्री का एंगल बना रही है, तो 70 में से 30 गया, ये वाला एंगल 40 होगा। ठीक है, तो ऐसे ही अगर मुझे दो लाइन की इक्वेशन पता लग जाए, दोनों लाइन की इक्वेशन पता लग जाए, तो मुझे उन दोनों लाइन का एंगल पता लग जाता है, तो बस मैं उनका डिफरेंस निकाल लूंगा। कैसे पता लग जाता है सर? देखो जी, पहले प्रूव करूंगा, ठीक है, ताकि आपको याद रखने में आसानी होगी प्रूफ से।
अपने पास एक तो ये लाइन है, उसमें मान लो एक तो ये लाइन मान लो, और एक अपने पास ये लाइन मान लो, ठीक है। इनका एंगल ऊपर बनवा दूं मैं, ऊपर बनवा देता हूँ, रुको। एक तो ये लाइन मान लो और एक ये लाइन मान लो, ठीक है। अब देखो ये वाली जो अपनी लाइन है ये क्या एंगल बना रही है यहाँ पर, लेट दिस एंगल बी ए, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, ठीक है। स्लोप जो है वो किस पर डिपेंड करता है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ लाइन जो भी एंगल बनाते हैं उसके टेंजेंट, ट्रिग्नोमेट्री में उसका टेन निकालेंगे तो स्लोप आता है। और दूसरी वाली लाइन की अगर मुझे इक्वेशन पता लग जाए तो मुझे इसका भी पता लग जाएगा कि भैया ये क्या एंगल बना रही है, ठीक है जी। तो ये एंगल बी बना रही है, मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना ही इन दोनों के बीच का एंगल। तो या तो मैं ये करूं, मैं इस लाइन को सरका के इधर ले आऊं, क्या मैं कहना चाह रहा था पहले, अब आपको पता लग जाएगा। इस लाइन को मैं सरका के इधर ले आऊं तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाली लाइन तो एंगल बी बना रही है, सरका लाया मैं, तो इनके बीच का फर्क क्या हो जाएगा, इनके बीच का फर्क हो जाएगा ए माइनस बी। या फिर आप क्या कर सकते हो, ये समझ में आ गई बात, मैंने एज इट इज ये लाइन थोड़ी सी आगे सरका दी, एंगल नहीं बदलने दिया। या फिर ऐसे करने की जरूरत नहीं है, या फिर अब आप देखो ट्रायंगल पी क्यू और आर में, ठीक है। ये वाला एंगल क्या होगा, बिकॉज एंगल ए एक्सटीरियर एंगल है, तो ये वाले एंगल के बारे में मैं बोल सकता हूं, बिकॉज एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर दो एंगल के सम के बराबर होएगा, तो इसमें से ये घटाऊंगा तो ये आ जाएगा, ये है एंगल ए माइनस बी। तो ये क्या है, ये एंगल ए माइनस बी इन दोनों के बीच का एंगल है, इन दोनों के बीच का एंगल है, दोनों लाइन के बीच का एंगल ही तो है एंगल ए माइनस बी। क्लियर है, दो लाइनों के बीच में दो एंगल बनते हैं, एक तो बनता है ये वाला और एक दूसरा बनता है ये वाला, 180 में से घटाएंगे तो, ठीक है। दोनों निकाल सकते हैं हम, अगर हमें एक एंगल पता लग जाए कि 30 डिग्री है तो दूसरा 180 माइनस 30 150 पता लग जाता, ठीक है जी। तो सर हम इसका यूज कैसे करेंगे, अब तक आप यही सोच रहे होंगे, वही मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखो बिकॉज अगर मुझे दो लाइन की इक्वेशन पता लग जाए तो मुझे उनका स्लोप पता लग जाएगा, और किसी भी लाइन का स्लोप जो होता है वो होता है यहां वाले एंगल का टेंजेंट। यानी कि अगर इस वाली लाइन का, अगर इस वाली लाइन का स्लोप है m1, मैं एक बार, हाँ इस वाली लाइन का स्लोप है m1, तो यानी कि वो है tan a। इस लाइन का स्लोप क्या होगा, जो भी ये लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल बनाती है उसका टेंजेंट। और इस लाइन का स्लोप मान लो मैंने मान लिया m2, तो वो क्या होगा, वो होएगा tan b, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है इन दोनों लाइनों के बीच में क्या एंगल है, यानी कि एंगल a माइनस बी। तो tan a माइनस बी मैं इजीली निकाल पाऊंगा, क्यों सर कैसे निकाल पाओगे, tan a माइनस बी का फॉर्मूला याद है, tan a माइनस tan b बटे में 1 प्लस tan a tan b, बिकॉज मेरे पास tan a tan b है। tan a क्या होता है, उस लाइन ने जो भी एंगल बनाया है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ उसका टेंजेंट, यानी कि उस लाइन का स्लोप। tan a क्या है, उस लाइन का स्लोप। तो अगर दो लाइनों की इक्वेशन दी तो उनका स्लोप दे दिया, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं दो लाइनों के बीच में, सपोज इनके बीच में जो एंगल है उसको मैं थीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इन दोनों लाइनों के बीच में जो एंगल है उसको मैं थीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो दो लाइनों का अगर मुझे स्लोप पता है तो उनके बीच में जो भी एंगल है, ए माइनस बी को मैंने थीटा से रिप्रेजेंट कर दिया, उन दोनों के बीच में जो भी एंगल है उसका tan थीटा बराबर है होएगा tan a क्या है, tan a है इस वाली लाइन का स्लोप यानी कि m1, tan b है m2 बटे में 1 प्लस m1 m2। तो ये फॉर्मूला मैं आपको डायरेक्ट रटवा सकता था, लेकिन अब आप समझ गए होंगे, अब आपको ये याद रहेगा कि दो लाइन के बीच में जब मैं एंगल निकाल रहा हूं तो दो लाइन के बीच में जो भी एंगल है उसका टेंजेंट आएगा, और वहां पर मैंने जिस फॉर्मूले का यूज किया है वो है tan a माइनस बी का। तो tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b, ऐसे ही स्लोप्स आएंगे, ठीक है भाई। तो इसके ऊपर एग्जाम्पल भी मैं एक लूंगा।
एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो, तो आपको एग्जैक्टली ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ये समझाया था, प्रूफ समझाया बस। मान लो अपने पास दो लाइनें हैं, कुछ भी एक लाइन मान लो 2x + 3y - 7 = 0, और एक अपने पास लाइन है 3x - 4y + 8 = 0। इनके बीच का एंगल हमने बताना है, ठीक है जी। तो अगर इनके बीच में एंगल थीटा है तो मुझे tan थीटा मिलेगा। tan थीटा कैसे मिलेगा? इन दोनों के स्लोप को मैं लूंगा, और ये मैं क्यों दिखा रहा हूं, ताकि आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, tan a - b वाला, tan a - tan b बटे में 1 + tan a tan b। वो खेल आपने इनके स्लोप के साथ खेलना है, तो उसके लिए मुझे स्लोप निकालना पड़ेगा। तो इस लाइन का स्लोप यानी कि m1 = तो सर m1 इसको मानूंगा या इसको मानूंगा, किसी को भी मान लो, किसी को भी मान लो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। दो लाइनों के बीच में दो एंगल होते हैं, एक तो ये वाला एंगल है थीटा और एक ये वाला एंगल है थीटा। अगर एक को m1 मानोगे तो हो सकता है थीटा निकले, दूसरे को m1 मानोगे तो 180 - थीटा निकले। हो सकता है नहीं, मतलब ऐसे ही होता है, एक बार ये एंगल निकलता है, एक बार ये एंगल निकलता है, एक ही बात है। वो उत्तर में जो गिवन होगा उसके हिसाब से देख लेंगे, ठीक है जी। तो m1, तो x और y कोफिशिएंट का रेशियो -2/3 माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बटे में कोफिशिएंट ऑफ y, और यहां से m2 माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बटे में कोफिशिएंट ऑफ y यानी कि 3/4, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, देखो मैं क्या करता हूं, ये नेगेटिव है तो इसमें से मैं इसको घटा दूंगा, मैं बड़े वाले स्लोप में से छोटे वाले को घटाता हूं। बड़े वाले एंगल में से छोटे वाले एंगल को घटाओगे तो आपको एंगल मिलेगा, मान लो दो लाइनें हैं, ये एंगल बना रही है 30 डिग्री और ये वाली एंगल बना रही है 75 डिग्री, तो 75 - 30 45 करोगे तो आपको पता लग जाएगा ये 45 का है। तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देना, बड़े वाले स्लोप में से, ये कोशिश किया करो, तो जो छोटे वाला एंगल है वो आपको मिल जाया करेगा। तो मैं इसमें से इसको घटाऊंगा, तो इन ए वे मैंने ये मानना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप m1 की जगह किसी को मान सकते हो, m2 की जगह किसी को मान सकते हो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ओके, बड़े में से छोटे को घटाएंगे, तो 3/4 माइनस का 2/3 यानी कि +2/3 डिवाइडेड बाई, तो a माइनस भी कर लिया, 1 + m1 × m2, बस 3 3 9 4 दूनी 8, तो 9 और 8 17 बटे में 12, ठीक है भाई। यहाँ पे क्या होगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो -1/2, 1 - 1/2 यानी कि 1/2, तो 1/2 दिस इज इक्वल टू 17/6। तो थीटा की कौन सी वैल्यू पर टेन जो है वो 17/6 देता है? सर हमें तो नहीं पता, तो कोई दिक्कत नहीं है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 17/6। इस चीज को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है कि एंगल वो वाला एंगल है थीटा जिसके ऊपर टेंजेंट की वैल्यू 17/6। हमें ये वाली याद नहीं है, याद रखनी भी नहीं, अपने सिलेबस में भी नहीं है। तो अब करोगे क्वेश्चन, विल यू डू द क्वेश्चन, व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज लाइंस? तो भाई पहली वाली लाइन का मैं स्लोप निकाल रहा हूँ, इसका स्लोप क्या होगा, -1/3, ठीक है। इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो मैं इसको इसमें से दूसरे वाले को घटाऊंगा, m1 में से m2 को घटाया जाता है ना, तो जानबूझ के मैंने जो बड़ा है, बिकॉज ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, बड़े में से मैं छोटे को घटाना चाह रहा हूँ ताकि डायरेक्टली मेरा वो वाला एंगल आ जाए जो 90 से छोटा है, ठीक है। ओके जी, क्लियर है। मैंने इन दोनों के स्लोप लिख लिए भाई, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बटे में कोफिशिएंट ऑफ y, उस फॉर्मूले से। ओके, अब इन दोनों के बीच में अगर एंगल थीटा है तो tan थीटा की वैल्यू होगी m1 - m2 यानी कि 1/2 माइनस -1/3, तो +1/3, माइनस यहाँ पे था तो यहाँ पे प्लस आएगा, फिर 1 + m1 m2, 1/2 × -1/3, ठीक है भाई। दैट इज इक्वल टू, ऊपर आएगा जी 5/6 और नीचे भी आएगा 5/6, तो दैट इज इक्वल टू 1। तो थीटा की कौन सी वैल्यू पर tan थीटा 1 आता है जी? 45 डिग्री पर आता है सर, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक। तो अब अगर किसी को ये डाउट है, सर पॉजिटिव वाले को m1 क्यों ले रहे हो, इसको m2 क्यों ले रहे हो, अभी मैं आपको बताता हूँ। दो एंगल्स के बीच का, दो लाइन के बीच का एंगल बता रहा था ना,
तो दो लाइन के बीच का एंगल मिला है हमें 45 डिग्री। तो दूसरे वाला एंगल क्या होएगा? दो लाइनों के बीच में दो एंगल होते हैं, एक तो ये वाला, एक ये भी तो इन्हीं के बीच में है। 180 में से 45 गए 135, तो फिर ये वाला आ जाता। तो बड़े वाले में से छोटे वाला घटाओगे तो ये वाला एंगल आएगा, उल्टा कर दोगे तो ये वाला आएगा। तो tan 135 की यहाँ पर वैल्यू आती। तो अननेसेसरी मेरे को बड़ी वैल्यू सॉल्व करनी पड़ती, 90 से बड़े वाले की हमने याद भी नहीं रखी है, अननेसेसरी एक दो स्टेप बढ़ते क्वेश्चन में, उसको मैंने अवॉइड किया है। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ जाएं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन फॉर्म किया गया है, जो फ्रेम किया गया है, वो इस फॉर्मेट में फ्रेम किया गया है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जहाँ पे ये तो लाइन का स्लोप होता है, जो भी x का कोफिशिएंट है वो स्लोप होता है, और ये y इंटरसेप्ट होता है। ठीक है, तो हमें इस चीज़ की नॉलेज होनी ज़रूरी नहीं है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। क्यों? क्योंकि आप सिंपली क्या कर सकते हो, आप y को उधर ले आओ और हमें x और y के जो कोफिशिएंट है उन्हीं के रेशियो से स्लोप पता होता है, तो उसकी नीड नहीं है इसकी। बट अगर आपको ये पता है तो आपको डायरेक्टली ये पता लग जाएगा कि यहाँ पर जो स्लोप है वो है √3, और यहाँ पर जो भी x के साथ में कोफिशिएंट है वो स्लोप है, यहाँ पर जो स्लोप है ये है। तो ये फॉर्म पता होनी चाहिए, इसके रिविजन के लिए एक क्वेश्चन है। m1 ये है, m2 ये है, मैंने जानबूझ के इसको m1 दिया, ये बड़ा है ना उससे। ठीक है, तो इन दोनों लाइन के बीच में एंगल क्या होगा? इन लाइन के बीच में जो भी एंगल है पता नहीं भाई, लेकिन उस एंगल का जो टेंजेंट है वो अब आने वाला है, क्या आएगा? m1 माइनस m2, यानी कि √3 माइनस 1/√3, फिर 1 प्लस m1 m2 √3 इंटू 1/√3, ऊपर आ जाएगा 3 माइनस 1 2/√3, 2 में √3, नीचे आ जाएगा भाई 1 प्लस 1 2, तो एक कट गया। तो 1/√3 कब आता है भाई? टेंजेंट कब देता है? जब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो। आंसर इज इक्वल टू ऑप्शन बी। क्लियर है? आगे बढ़ जाए। थोड़ी सी और एप्लीकेशन कर लेते हैं। तीन पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दिए और उसने बोला फाइंड द एंगल बिटवीन बी ए एंड बी सी। तो मान लो ये ए है -2 1, ये बी है 2 3। फिर हमें ये कैसे पता चलेगा कौन सा कहाँ पर लोकेटेड है? टेंशन नहीं लेनी, कैसे भी बना लो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो वो आपसे क्या पूछ रहा है? वो आपसे ये पूछ रहा है कि बी ए और बी सी के बीच का एंगल बता दो। बी ए, वैसे ऐसे डायग्राम बनाने की जरूरत भी नहीं थी, बट आपको समझाने के लिए इनके बीच का एंगल बता दो, बी ए और बी सी। तो दो लाइनों के बीच का एंगल बताने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए बताओ? दो लाइनों के बीच का एंगल बताने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? उन दोनों लाइनों का स्लोप, खत्म बात। m1 m2, और कोई चीज तो नहीं चाहिए ना मुझे। स्लोप से ही डिसाइड हो जाएगा, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहे, उसी से डिसाइड हो जाएगा दोनों के बीच में कितना एंगल है। तो सिंपली मुझे क्या चाहिए? मुझे इन दोनों लाइनों का स्लोप चाहिए। इनकी इक्वेशन बनाने की भी जरूरत नहीं है, पहले आप इक्वेशन बनाओ फिर उसमें से स्लोप निकालो। क्यों? तो अगर एक लाइन दो पॉइंट से पास हो रही है तो उसका स्लोप आप कैसे बता सकते हैं? इजीली बता सकते हैं भाई, स्लोप तो आप बता ही सकते हो। मैंने कैसे बताया है कि y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस बटे में x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, स्लोप आ जाएगा। ठीक है, और सर कौन से y कोऑर्डिनेट में से कौन सा y कोऑर्डिनेट घटाऊं? कौन से पॉइंट के y कोऑर्डिनेट में से? मैंने क्या बोला? किसी में से घटा लो जिससे भी आपका दिल करे। बट अगर इसके y कोऑर्डिनेट में से उसका घटा रहे हो तो फिर इसके x में से उसका घटाना x। ठीक है, तो 3 माइनस 1 2 बटे में 2 माइनस माइनस 2 यानी कि 4, तो ये आ गया 1/2। अब मैं इसको m1 लिखूंगा या m2 आपको समझाने के लिए, वो बाद में बताऊंगा, मैं पहले इसकी वैल्यू जान लूँगा। अब इस लाइन का स्लोप मैं निकाल रहा हूँ, 3 माइनस माइनस 4 यानी कि 7। जानबूझ के मैंने इसमें से उसको घटाया था कि पॉजिटिव आए चीज़ें। 2 माइनस माइनस 2 यानी कि 4, 7/4। इसको ऊपर नीचे अगर मैं 2 से गुणा करूँ तो ये होगा 2/4। ये बड़ा है, मन ही मन में मैंने इसको m1 मान लिया। बताऊं, दोनों लाइनों के बीच में अगर एंगल थीटा है तो tan थीटा की वैल्यू
m1 माइनस m2, 2/4 ही कर दें, ठीक है, इंटू 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू, ऊपर आएगा जी 5/4 और नीचे आ जाएगा 7/8, तो 8 7 15/8, 15/8, 4 दूनी 8, 5 3 15, तो tan theta is equal to 2/3. It implies that theta is equal to tan inverse 2/3. ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं, अप्लाई कर लोगे इस चीज़ को जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो। ये बताओ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द टू लाइन्स विच पास थ्रू द पॉइंट दिस विच मेक्स एन एक्यूट एंगल 45 डिग्री विथ दिस लाइन। क्वेश्चन को करने की जल्दबाजी नहीं करनी भाई, और इस क्वेश्चन को पॉज किए बिना ही करोगे। मैं रेस्ट ले लूँ और पानी पी लूँ एक बार, और जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करोगे, आराम से रिलैक्स होके करो, सोच के करो कि क्या मामला है भाई, क्या पूछा है। अगर मैं ये बोल लूँ जल्दबाजी नहीं करनी है, आप ये सोचो जल्दबाजी नहीं करनी है, फिर भी कई बार जल्दबाजी हो जाती है, क्योंकि आपके मन में ये रहता है फिर भी कि अगर मैं जल्दी निकाल लूँगा तो फिर भी मैंने जल्दी निकाल लिया, एग्जाम में तो जल्दी ही निकाला है। एग्जाम के बाद में देखेंगे ना, आप रिलैक्स होके करो ना। करें फिर, आप पॉज करके कर लो, आपका करना रहता होगा, पॉज करके कर लो, कोई दिक्कत नहीं, टाइम की कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए जी, देखो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि कहना क्या चाह रहा है, क्या सिस्टम है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द टू लाइन्स, ये बोल रहा है कि दो लाइन है, उनमें से एक की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। विच पास थ्रू दिस पॉइंट, जो कि इस पॉइंट से पास हो रही है लाइन, एंड which pass through this point and makes an acute angle 45 डिग्री विद दिस लाइन। तो ये कोई लाइन है, ठीक है जी, तो आपको समझाने के लिए ये लाइन मैंने ऐसे ले ली। तो मुझे एक लाइन की इक्वेशन बतानी है जो इस लाइन के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही हो और इस पॉइंट से पास हो रही हो। तो ऐसी ऐसी दो लाइनें हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द टू लाइन्स, ऐसी ऐसी दो लाइनें हैं जो इस पॉइंट से पास हो रही हैं और इस लाइन के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही हैं। कैसे, मान लो ये वाला जो पॉइंट है ये यहाँ पर स्थित है, मान लो ये जो पॉइंट है ये यहाँ पर स्थित है। ऐसी दो लाइनें कैसे हो सकती हैं जो 45 डिग्री का एंगल बना रही हो इसके साथ? एक तो ऐसे हो सकती है, मेरे दिमाग में आ रहा है, ये 45 डिग्री का मान लो लगभग एंगल बना लिया और इस पॉइंट से पास होगी। और कोई लाइन भी हो सकती है क्या, सोचो। हो सकती है, हो सकती है, इससे भी पास हो रही है और 45 डिग्री का एंगल, है ना। जस्ट क्वेश्चन समझा रहा हूँ। तो इन दो में से किसी भी एक लाइन की इक्वेशन हमने निकालनी, वो ये बोल रहा है, नीचे कोई होगी, ठीक है जी, करते हैं फिर। तो एक तो इस पॉइंट से पास हो और इस लाइन के साथ वो 45 डिग्री का एंगल बना रही हो, तो चलिए करते हैं। सर हमें इसकी निकालनी है, इसकी निकालनी है, हम बाद में देखेंगे, पहले एक बार करते हैं हम नॉर्मली। तो अपने पास लाइन है जी 2x, क्या अब तक कोई क्वाड्रेटिक बन रही हो या कैसे करके हम देखते हैं। ये अपने पास लाइन है, इसके साथ 45 डिग्री का एंगल चाहिए और इस पॉइंट से पास होती हुई चाहिए मुझे, ठीक है। तो जो भी मुझे लाइन चाहिए उसका स्लोप मान लेता हूँ मैं। हाँ अब आ गया मुझे समझ में कैसे होएगा, ठीक है सर, आपको भी अब समझ में आ रहा है, मैं रट के नहीं रखता, अभी सोच रहा था। देखो
दो लाइनों के बीच का एंगल बता रखा है 45 डिग्री। तो दो लाइनों के बीच में जो एंगल है, इसके बारे में मैंने आपको क्या बताया है? मैंने आपको ये बताया है कि भाई दो लाइनों के बीच में जो एंगल होता है उसका टेन थीटा, उस एंगल का टेन थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 बटे में 1 प्लस m1 m2। उसने आपको थीटा दे दिया, ठीक है। और उसने ये वाली लाइन है और एक और लाइन है जिसके बीच में 45 डिग्री का एंगल है, तो उसने इस वाली लाइन का स्लोप दे दिया, क्योंकि इक्वेशन है तो स्लोप आप निकाल ही लोगे। m1 और m2 में से उसने एक दे दिया, तो एक गायब है अपना, ठीक है। तो अगर आप इस वाली लाइन के स्लोप को m1 मानोगे, दूसरी के को m2 मानोगे, तो एक उत्तर आएगा। यानी कि इसको m1 मान लो, उसको m2, तो एक उत्तर आएगा। इसको m2 मान लो, उसको m1, तो एक उत्तर आएगा। ऐसे दो उत्तर पॉसिबल है। समझ में आ गई बात? अगर मैं इसके स्लोप में से उस दूसरे के स्लोप को घटाऊं तो अलग बात है, उसके स्लोप में से इसको घटाऊं तो अलग बात है, ठीक है। तो दो पॉसिबल उत्तर हैं अपने, करते हैं। सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा उसने कब दिया है? ये पता नहीं चलेगा, ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पर वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। पहले तो मैं इस लाइन का स्लोप निकाल लेता हूँ। तो इस लाइन का स्लोप है भाई m इज इक्वल टू -2 माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बटे में कोफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू 2, ठीक है। इस लाइन का स्लोप है। तो अभी मैं m1 को 2 मान लेता हूँ और मैं m2 को मिसिंग मान लेता हूँ। क्लियर है भाई? तो मुझे क्या पता लग जाएगा? मैंने इस लाइन का स्लोप मान लिया m1 और इस लाइन का स्लोप मैंने मान लिया m2, तो मुझे इस लाइन का स्लोप मिल जाएगा। अभी थीटा मेरे पास है, m1 मेरे पास है, सिर्फ एक चीज मिसिंग है। तीन वेरिएबल की इक्वेशन है, एक चीज मिसिंग है, तो मुझे इस लाइन का स्लोप मिल जाएगा। और ये लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है वो मेरे पास है, तो मैं इसकी इक्वेशन भी निकाल लूंगा, फिर मैं देखूंगा। क्लियर करें फिर? चलिए जी, ओके। तो थीटा मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ भाई 45, तो tan 45 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू m1 बोले तो 2 माइनस m2 बटे में 1 प्लस m1 की वैल्यू 2 है, 2 m2। इट इम्प्लाइज दैट, इसको मैं इधर लेकर आ रहा हूँ, 1 प्लस 2 m2 इज इक्वल टू 2। जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ उतना डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, अभी बताऊंगा। यानी कि जस्ट लेकिन आपको समझाना है ना, रटवाना नहीं है, इसलिए डिटेल में बता रहा हूँ। इट इम्प्लाइज दैट m2 इधर आएगा तो 3m2 इज इक्वल टू 1 उधर जाएगा 1, तो देयरफॉर m2 इज इक्वल टू 1/3। तो मेरे पास जिस लाइन का मुझे स्लोप चाहिए था वो मुझे मिल गया 1/3, ठीक है। इस लाइन का स्लोप मिल गया। तो जैसे ही मुझे 1/3 मिला, मैंने आपको क्या बता रखा है कि ऐसे नेगेटिव लगा लो। तो x का कोफिशिएंट जो भी यहाँ पर होता है उसका नेगेटिव x का कोफिशिएंट लेते हैं। अब मैं यहाँ से इक्वेशन बना रहा हूँ ना, x और y का कोफिशिएंट एज इट इज लेते हैं बिना साइन चेंज किए। और अब मुझे पता है कांस्टेंट टर्म निकालने के लिए कि ये जिस भी पॉइंट से पास हो रही है उस पॉइंट को मैं यूज करूंगा 4, 5, उससे कांस्टेंट टर्म निकालूंगा 4, 5 पुट करके। तो x की जगह 4, y की जगह 5 पुट किया तो -15, 4 - 15 माइनस का 11। क्या ये गिवन है? x - 3y। अरे वाह। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैंने दिमाग लगा के मुझे पता था ऐसे ही इसी को m1 मानना है, इसी को m2 मानना है। दो में से एक अपने यहाँ पर मिल गई। हो सकता था हम फेल हो जाते, ये इक्वेशन ना मिलती, उसने ये वाली इक्वेशन ऑप्शन में दे रखी होती एग्जामिनर ने, ठीक है जी। अब वो कैसे निकालेंगे देखो। सेकंड, तो मैंने आपको क्या बताया कि वही हो सकता है आप m1 किसी को मान लो, m2 किसी को मान लो, तो उससे एक ही फर्क पड़ता है। देखो इसमें से ये घटा है, इसमें से ये घटा है, सिर्फ यही फर्क पड़ा, नीचे तो सेम ही बात है। तो आप सिंपली इसी इक्वेशन से डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो। इसी इक्वेशन से कैसे कि 1 इज इक्वल टू ये m2 माइनस ये 2 माइनस m2 था ना, तो आप ऐसे कर लो कि m2 - 2 मैंने ऐसे घटा दिया, समझ रहे हो? मैंने बदल दिया जो भी मुझे बदलना था, और नीचे मैंने वही कर दिया 1 + 2 m2। आप समझे कि नहीं समझे? देखो बताता, अगर मैं बोलूं कि दो लाइन के बीच में, मान लो ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, इन लाइनों के बीच में एंगल है 30 डिग्री का। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मान लो ये वाली जो लाइन है, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 1 का एंगल है थीटा और लाइन नंबर 2 का एंगल है थीटा +30।
तो हो सकता है लाइन नंबर 2 के एंगल में से मैंने लाइन नंबर 1 का एंगल घटाया हो तब ये आया हो। लेकिन ऐसे भी हो सकता है कि लाइन नंबर 2 वो छोटा एंगल बना रही हो और लाइन नंबर 1 वो बड़ा एंगल बना रही हो। इनके बीच का एंगल 30 कैसे आया है कि लाइन नंबर 2 का एंगल छोटा है, लाइन नंबर 1 का एंगल थीटा प्लस 30 है। ठीक है, तो ये मैंने आपको प्रैक्टिकलिटी समझाई है कि एक्चुअल में बेस में क्या हो रहा है। अदरवाइज थ्योरेटिकल क्या है कि वही बात है कि m1 मैंने इसका स्लोप मान लिया, m2 इसका स्लोप मान लिया जो मैं निकाल रहा हूं उसका। अगर मैं m1 जो मैं निकाल रहा हूं उसका स्लोप मान लूं और m2 जो मुझे ऑलरेडी पता है उसका स्लोप मान लूं तो फिर दूसरी इक्वेशन आ जाए। ठीक है भाई, इसको मैं इट इम्प्लाइज दैट 1 + 2m2। तो सर क्या इस तरह के इक्वेशन आएंगे कि नहीं, ये तो मैं अपर एंड पर लेके जा रहा हूं कि इससे बाहर नहीं आएंगे इस टाइप से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को यूज कर रहा है तो आपके सिलेबस से 5-10% थोड़ा सा ऊपर रिलेवेंट वो करते हैं, तो ये उस कैटेगरी में क्वेश्चन आएगा। अननेसेसरी डरना नहीं है। इट इम्प्लाइज दैट m2 को मैं इधर लेकर आऊंगा, m2 = 1 उधर जाएगा -3। तो अब की बार जो हमारी लाइन है उसका स्लोप आ गया -3/1। तो मैं यहां से इक्वेशन बनाऊंगा तो 3x + y = यहीं से आ गया 3x + y। अब ये जो लाइन है ये इस पॉइंट से पास होती है 4, 5, तो 4 × 12 + 5, 12 + 5 17। तो मैंने क्या किया, दो लाइनों की इक्वेशन निकाल दी। x - 3y + 11, इसकी इक्वेशन है x, यहाँ पे भी है -3y + 11, ठीक है, = 0। ये पहली इक्वेशन है और इसकी इक्वेशन है, अब आप समझ जाओगे, 3x + y = 17, 3x + y = 17। ये दूसरी इक्वेशन है। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ जाऊं। इक्वेशन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू लाइंस, दो लाइन है उनके एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन। तो मान लो ये मेरे पास एक लाइन है, ये मेरे पास एक लाइन है, ठीक है, तो इनका एंगल बाइसेक्टर कैसे बनेगा? ठीक, अगर मैं ऐसे ना बनाऊं, ऐसे करके बताऊं, ये मेरे पास एक लाइन है, ये मेरे पास एक लाइन है, इनका एंगल बाइसेक्टर कैसे बनेगा? अब तो आप बना दोगे, इस एंगल को बाइसेक्ट कर दो। ठीक है, अदरवाइज दो लाइनों के बीच में दो एंगल होते हैं, एक तो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा है। तो अगर आप यहां पर एंगल बाइसेक्टर बनाओगे, अगर आप यहां पर एंगल बाइसेक्टर बनाओगे ऐसे, जो इसको दो बराबर हिस्सों में बांटे, इसको एक्सटेंड करोगे तो ये पीछे वाले एंगल को भी दो बराबर हिस्सों में बांट देगा। तो ये एक एंगल बाइसेक्टर है इन दोनों लाइन के बीच का। लेकिन इन दोनों लाइनों के बीच में ये वाला एंगल भी तो है। अब बोलोगे जी हाँ सर, एंगल तो ये वाला भी है। तो अगर मैं ऊपर वाले एंगल का एंगल बाइसेक्टर बनाऊंगा तो वो नीचे वाले को भी बाइसेक्ट करेगा। तो ये दो एंगल बाइसेक्टर बनते हैं जनरली। ठीक है भाई, क्लियर है? मैं पहले आपको एक की अंडरस्टैंडिंग बता दूं, कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा मैं। देखो, तो सुनो, तो इक्वेशन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू लाइंस, यानी कि वो हमें दो लाइनें देगा कि ये दो लाइनें हैं और इन दोनों लाइनों के बीच में जो भी एंगल है उसका जो एंगल बाइसेक्टर है मुझे उसकी इक्वेशन दो। ये एग्जामिनर आपसे पूछेगा। तो दोनों लाइनों की अगर उसने इक्वेशन दी, इस लाइन की इक्वेशन है a1x + b1y + c1 = 0। इस लाइन की इक्वेशन है भाई a2x + b2y + c2 = 0। ठीक है, तो ये जो एंगल बाइसेक्टर है ना, ये ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स से बना है। उन पॉइंट की एक प्रॉपर्टी है, मैंने आपको प्रॉपर्टी पहले बताई है, तब बताई थी कि एक ट्रायंगल है, उसका इन सेंटर जो है वो सभी से सारी साइड से इक्विडिस्टेंट क्यों होता है, ये मैंने आपको बताया था। ध्यान करो, मैं चाहता हूं आप खुद बताओ। कोई भी एंगल हो, अगर मैं उसका एंगल बाइसेक्टर बनाऊं तो ये जितने भी पॉइंट एंगल बाइसेक्टर के ऊपर हैं, इनकी एक प्रॉपर्टी होती है, ये दोनों आर्म्स से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर उन सारे पॉइंट से बना है। कौन से पॉइंट से? ऐसे पॉइंट्स जो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है, इन दोनों लाइनों से। तो मैं कैसे बनाऊंगा एंगल बाइसेक्टर? मान लो ये वाला पॉइंट है ए, ये वाला पॉइंट है बी और ये वाला पॉइंट है ओ। तो मैं सिंपली ये करूंगा
कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी ऐसे कर दूंगा। ये जो पॉइंट है ओ, इसके कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए एक्स और वाई, ठीक है। तो इस पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से और इस पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से मैं इक्वेट कर दूंगा, उनसे जो भी इक्वेशन बनेगी वो एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन बनेगी, क्योंकि उन्हीं सारे पॉइंट से मिलाकर एंगल बाइसेक्टर बना है जो इन दोनों लाइनों से इक्वल डिस्टेंस पर है। ठीक है सर, कैसे करेंगे फिर ये तो आप बताओ। अभी आपको बताया तो है, एक पॉइंट से एक लाइन का अगर आपने डिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकालोगे, आ गया ध्यान। उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको मैं लाइन के अंदर रखूंगा, तो यहां पर तो x की जगह x रखना है, y की जगह y रखना है, ठीक है जी। तो a1x प्लस b1y प्लस c1, ठीक है, डिवाइडेड बाई पाइथागोरस लगाओगे किसके ऊपर, ये जो भी इसके a और b थे, यानी कि अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर। तो ये अपना डिस्टेंस आया है OA, दैट शुड बी इक्वल टू OB, ठीक है। तो यानी कि इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, पॉइंट के कोऑर्डिनेट रखेंगे लाइन में और उस वैल्यू का सिर्फ पॉजिटिव लेंगे, a2x प्लस b2y। हाँ मैं रख रहा हूं, मैं x की जगह x रख रहा हूं, y की जगह y, तो फर्क नहीं पड़ रहा, इज इक्वल टू सॉरी डिवाइडेड बाई a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर, ठीक है। ठीक है सर, आप थोड़ी देर पहले तो एक और एंगल बाइसेक्टर बता रहे थे, उसका कैसे पता चलेगा। देखो भाई, इनको एज इट इज इक्वेट कर दोगे तो एक एंगल बाइसेक्टर आ जाएगा, और किसी भी एक तरफ नेगेटिव लगा दोगे तो दूसरे वाला एंगल बाइसेक्टर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा सर दूसरे वाला एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि दोनों एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, इन दोनों का स्लोप एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। सिंपली किसी भी एक जगह माइनस लगा देना, या तो इस तरफ, दोनों तरफ मत लगाना। अगर आप लिख रहे हो कि x इज इक्वल टू 5 तो माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 5, बात तो एक ही होगी। तो सिंपली एज इट इज कर लोगे तो एक एंगल बाइसेक्टर आ जाएगा, वो आपके उत्तर में होगा। नहीं है तो सिंपली किसी भी एक तरफ माइनस लगा देना और फिर कर लेना, दूसरे वाला एंगल बाइसेक्टर आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ जाओ। ये लो, एक क्वेश्चन दे दिया आपको बढ़िया सा, फाइंड द इक्वेशंस, एक इक्वेशन नहीं निकाली, इक्वेशंस निकालनी है, ऑफ द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल बिटवीन दीज लाइंस। ठीक है, इन लाइनों के बीच में जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं, दो एंगल बाइसेक्टर होंगे ना दो लाइनों के बीच में, थोड़ी देर पहले बताया अभी, तो उन दोनों की इक्वेशन बतानी है। एक तो ये वाला एंगल बाइसेक्टर भी बताना है आपने, जो इस एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांटता है, और इस एंगल को बराबर हिस्सों में बांटने वाला ये वाला एंगल, इन दोनों की इक्वेशन बतानी है। किसी भी एक की इक्वेशन निकालने के बाद दूसरे के आप इजीली बता सकते हो, मैंने आपको बताया। जी हाँ, तो कैसे बताओगे आप, तो एग्जामिनर ने आपको दोनों लाइन की वो दे दी इक्वेशन, हाँ जी सर दोनों लाइन की इक्वेशन दे दी, इस लाइन की भी दे दी, इस लाइन की भी दे दी। तो एंगल बाइसेक्टर के ऊपर जो भी पॉइंट है वो दोनों लाइन से बराबर दूरी पर है, हाँ जी सर। तो एंगल बाइसेक्टर के ऊपर जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट मान लो एक्स और वाई, हमें पता नहीं, उसके कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए एक्स और वाई। ऐसे ऐसे पॉइंट एक्स और वाई बहुत सारे मिलकर ये एंगल बाइसेक्टर मिला है। कैसे पॉइंट है सर, जिनका डिस्टेंस इस लाइन से भी और इस लाइन से सेम है। तो पॉइंट एक्स वाई का डिस्टेंस मैं इस लाइन से निकाल रहा हूं, कौन सी लाइन से, इस लाइन से। एग्जाम में ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, समझने के लिए कर रहे हैं। इस पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से, एक्स की जगह एक्स, वाई की जगह वाई रखेंगे, एज इट इज आएगा 3x प्लस 4y प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 और 4 पर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो डायरेक्टली 5 लिख सकते हो आप, बहुत हो गई, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, इज इक्वल टू, अब इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस दूसरी लाइन से जो है ये, x की जगह x, y की जगह y रखने का क्या ही फायदा है ना, सेम ही रहेगा, डिवाइडेड बाई 5 और 12 पर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो 13 आएगा, 5 12 13 पाइथागोरस ट्रिपलेट है। ठीक है, अब देखो एज इट इज सोल्व कर लो। अब ये डंडे के बाहर क्या निकलेगा, जो भी चीज है एज इट इज निकल जाएगी। हो सकता है आपको लगे कि पॉजिटिव निकलेगी, मान लो मैं ये बोल रहा हूं ऐसे है, तो इसके बाहर क्या निकलेगा, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। तो हो सकता है कई स्टूडेंट बोले अरे सर वाई निकलेगा, कैसी बात कर रहे हो आप, इस चीज़ के बाहर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू निकलनी है। लेकिन मेरे भाई मैं तो अपने मन ही में ये मान रहा था कि वाई की वैल्यू -3 है, आपने तो -3 निकाल दिया। मेरे मन में वाई की वैल्यू -3 थी, तो
अंदर में वाकई में ये चीज रखी हुई थी, तो एज इट इज ये चीज रखी हुई थी, तो 3 बाहर आना था। यानी कि क्या बाहर आना था, अंदर जो भी चीज है उसका नेगेटिव बाहर आना था। ठीक है, -y बाहर आना था, एज इट इज बाहर आना था, क्योंकि चीजें अंदर पॉजिटिव हैं। तो जब हमें पता ना हो कि ये जो मॉड्यूलस का साइन है, इसके अंदर जो वैल्यूज रखी हैं उनकी वैल्यू ना पता हो, इसके अंदर से मुझे पॉजिटिव निकालना मुझे पता है, बट इसके अंदर जो रखा है वो पॉजिटिव है नेगेटिव है कैसा पता ही नहीं, क्या पता उसका साइन चेंज होकर बाहर आता हो। ठीक है, तो 2 पॉसिबिलिटी बनती है, एक तो डायरेक्ट इक्वेट कर दो, एक इक्वेशन आएगी, एक किसी भी एक के आगे नेगेटिव लगा के इक्वेट कर दो, दूसरी पॉसिबिलिटी आएगी। ये बताना चाह रहा था। क्लियर है? आगे बढ़ जाएं। तो इसको ऐसे कर लेते हैं, मैं डायरेक्ट इक्वेट कर रहा हूं। सबसे पहले पहली इक्वेशन आ जाएगी अपने पास, 13 से इधर 13 तिये 39x, 13 चौके 52y प्लस 13 दूनी 26 इक्वल टू पाँचू पाँचू 25x माइनस 60y माइनस का 30। ठीक है, 25 इधर आएगा, इट इम्प्लाइज दैट 14x, 60 इधर आएगा प्लस 112y, 30 इधर आएगा प्लस 56 इज इक्वल टू 0। तो 14 से काट दूं, 14 एकम 14, 14 अट्ठे 112, 14 चौके 56, x प्लस 8y प्लस 4, x प्लस 8y प्लस 4। एक ये तीसरा है अपना एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, अब एक और बात, ये जो दोनों एंगल बाइसेक्टर होते हैं इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। हाँ जी सर, तो इस एंगल बाइसेक्टर की जो इक्वेशन है उसका स्लोप है -1/8, एक्स का कोफिशिएंट -1 नेगेटिव ले लिया, इसका कोफिशिएंट, तो दूसरे वाले एंगल बाइसेक्टर का जो कोफिशिएंट होगा वो होगा 8/1 नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो आप इन दोनों में से अगर आप दोनों का देखोगे तो दोनों का ही 8/1 है, क्योंकि इक्वेशन मैंने बनाया है। बट हो सकता है एग्जामिनर फंस जाए, वो किसी भी एक का ही स्लोप दे 8, फिर आपको दूसरा सोल्व ही नहीं करना पड़ेगा, जिसका भी स्लोप 8 है वो होएगा दूसरा एंगल बाइसेक्टर। ठीक है जी, लेकिन अब तो सोल्व करना पड़ेगा, मैंने बनाया ना क्वेश्चन, ऐसे कैसे छोड़ दें आपको। ठीक है, आगे बढ़े, सोल्व करके दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। हाँ जी, तो ये पहला एंगल बाइसेक्टर हो गया, ये सेकंड एंगल बाइसेक्टर। तो सेकंड एंगल बाइसेक्टर निकालोगे तो क्या करोगे, सिंपली आप ये करोगे कि 3x, मतलब छोटा तरीका बताऊं मैं डायरेक्टली ऐसे लिखने के बजाय, हाँ सिंपली आप ये करो कि ऐसे कर दो, सेकंड एंगल बाइसेक्टर। एक मिनट रुको भाई, एक मिनट।
हेलो भाई, बस बड़ी मिस हैपनिंग होने से बच गई। मैंने बीच में फ़ोन उठाया म्यूट करके, और उसके बाद मैंने ऑन नहीं किया था। सेम बताता हूँ सारी चीज़ मैंने क्या क्या बोला, ठीक है। तो पहले मैं क्या बोल रहा था कि इन दोनों में से किसी भी एक को नेगेटिव कर दो, ठीक है। तो अब थोड़ा सा और फास्ट हम हो जाएंगे। यहाँ पर नेगेटिव मत करो, यहाँ पर क्या करो, LHS और RHS में से किसी भी एक को आपका दिल करे एज इट इज लिख लो। तो मैंने LHS को एज इट इज लिख दिया, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, मैंने RHS जो है इसका साइन बदल दिया, मैंने इसका साइन बदल दिया। क्लियर है? तो दूसरे वाले सेकंड एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन आ, उसके बाद मैंने सोल्व किया, ये आ गई। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़े, नहीं तो मेरे को फिर से रिकॉर्ड करनी पड़ती। ओके चलिए जी। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए लाइन, कि कोई लाइन है और एक पॉइंट है। अगर मैं इस पॉइंट से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो इस परपेंडिकुलर का जो फुट है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो एग्जांपल से करते हैं, ठीक है। मान लो मेरे पास जो लाइन है वो बताएगा, कोई भी लाइन बताएगा कि 2x + 3y - 5 = 0, और कोई भी पॉइंट बता देगा कि 1:2, ठीक है। तो ये लाइन मान लो AB है, ये परपेंडिकुलर D पर है, और ये मैंने मान लिया P। तो आपने D के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला बनाया जा सकता है बट वो अननेसेसरीली चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करना होगा। बेसिक अंडरस्टैंडिंग से करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा सोचो, आप बता दोगे। ट्राई, आप रिलैक्स शांति से सोचो, आप बता दोगे। पॉज करके आराम से टाइम लो अपना। हाँ जी, देखो पॉइंट डी, रुको मेरे पास दो तरीके आ रहे हैं। इससे उसका स्लोप निकाल लूँ और स्लोप के बाद सीधा XY ही मान लूँ। इक्वेशन बना के कर लूँ है। चलो दो तरीके आ रहे हैं, दो तरीके से हम करते हैं। सबसे पहले देखो, दूसरा अभी कच्चा पक्का है, ट्राई करेंगे उससे निकलेगा कि, ठीक है। मुझे क्या बताना है, मुझे ये बताना है, मैं आपको हिंट देता हूं कि लाइन PD और लाइन AB का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है। अब बोलोगे जी हाँ सर इनका पॉइंट ऑफ, मैं दूसरा एक बार साइड में लिख लूं, मैं दूसरा स्लोप से निकालना चाह रहा हूं, ये ना मैं भूल जाऊं, ठीक है। इन दोनों लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने बताना है। तो ये वाली इक्वेशन तो आपके पास है, इस लाइन की, इस लाइन की इक्वेशन आप निकाल सकते हो। तो दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। डी क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, PD और AB का, ठीक है। तो किसी भी लाइन की इक्वेशन के लिए मुझे स्लोप चाहिए और मुझे एक पॉइंट से गुजरती हुई चाहिए। तो यार स्लोप मिल जाएगा ना आपको, बिकॉज ये इसके परपेंडिकुलर है। तो इसका स्लोप बताओ, इसका स्लोप M1 = -2/3। तो इसका स्लोप होएगा M2 दैट इज इक्वल टू 3/2। उसको मैंने पलट दिया, या फिर यहाँ पर लिखते हैं कि M2 = 3/2। तो मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी, इसकी इक्वेशन आ जाएगी 3x - 2y = ये किस पॉइंट से पास हो रही है लाइन, स्लोप के कारण तो x और y के कोफिशिएंट आते हैं। 1 और 2 की वैल्यू पुट करूंगा, तो 1 पुट करूंगा 3, 2 पुट करूंगा -4, ये मैं यहाँ पर भेजूंगा -1। तो मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, मेरे पास इसकी इक्वेशन आ गई और इसकी इक्वेशन मेरे पास ऑलरेडी है, इनको मैं सोल्व कर लूंगा, आ जाएंगे कोऑर्डिनेट्स। समझ में आ गई बात, करें फिर सोल्व। वो तो आप चलो एक क्वेश्चन पूरा कर ही लेते हैं सोल्व। तो मैं क्या करूं, मैं y कोफिशिएंट्स को सेम कर देता हूं। तो इसको मैं 3 गुना कर रहा हूं और उसको मैं 2 गुना करूंगा। इसको 3 गुना करूंगा, 3 × 9x, 3 दूनी 6y, और इधर ही ले आते हैं प्लस का 3 = 0। उसको 2 गुना कर लेंगे, 2 दूनी 4x, 2 × 3 6y, 2 × 5 10, ठीक है। इनको अगर आप ऐड कर दोगे तो 13x, यहाँ पर हो जाएगा जी -7 = 7। मैं खुश हो गया था एक बार, तो 13 कट गया, मैंने रेंडमली लिए थे, ठीक है। तो x = में क्या बड़ा इंटीजर में उत्तर आ गया, ठीक है, 7/13, ठीक, क्लियर है। अगर आप x की वैल्यू कहीं पर भी पुट कर दोगे, अब कहीं पर भी इस इक्वेशन में पुट कर दो, इस इक्वेशन में पुट कर दो, इनमें,
तो y की वैल्यू कहीं पर भी पुट करोगे आ जाएगी, तो इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। ठीक, क्लियर है। दूसरा तरीका देखते हैं अगर उससे होएगा कि नहीं होएगा। दूसरा तरीका मैं ये सोच रहा था, इस लाइन का मुझे स्लोप मिल जाएगा, क्योंकि इसका स्लोप मेरे पास है, तो स्लोप मिल जाएगा, फिर मैं y और x निकाल सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि इक्वेशन एक ही बनेगी, दो वेरिएबल है ना, इसलिए मैं सोच रहा था कच्चा कच्चा। मैं सोच क्या रहा हूँ, देखो इस लाइन का स्लोप आ गया, तो इसके कोऑर्डिनेट अगर मैं x और y मान लूँ, तो y-2 बटे में x-1 इक्वल टू 3/2 इक्वेशन ही आएगी। ठीक है, ये किया मेथड। ठीक है, इसको यहाँ से हटा देते हैं। चलिए जी आगे बढ़े, ये चीज़ समझ में आ गई, क्लियर है। क्या आपको ये रटने की ज़रूरत है? नहीं जी, बिल्कुल रटने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, मैं एक जगह पुट करके निकाल भी दूँ। x की वैल्यू 7/13 है, तो 2 इंटू 7/13 प्लस में 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू, तो 5 उधर जाएगा, आप बोलोगे जी हाँ सर, तो ये क्या 7 दूनी 14/13, 14/13, 5 उधर जाएगा, तो 5 प्लस 5 माइनस जाएगा, ये माइनस 14/13, ये भी दूर जाएगा, 13 5 65, 5 में 4 गए, 1 में 1 गए, 5 बटे में 13 बटे में 3, ये 3y था ना, बटे में 3 इक्वल टू 17/13। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाता हूँ। ये लो, अभी एटलीस्ट आप खुद कर लो, मैं तो देखो सॉल्यूशन बताऊंगा ही, लेकिन एटलीस्ट आप खुद कर लो और आपका उत्तर मैच हो जाए, तो आप इसको मेरी एक्सप्लेनेशन छोड़ के आगे ही भाग सकते हो। उत्तर बता देता हूँ, उत्तर है बी। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लाइन। तो अपने पास ये एक लाइन है और एक पॉइंट है, इसके मुझे कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। दिस पॉइंट इज 4 1, ठीक है, दिस लाइन इज एज इट इज, रखते हैं इसको ऐसे। और एक और बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मेरे मन में आ रही थी कि जैसे मैं ये बोल रहा था एक मेथड है, मेरे पास एक और मेथड है, तो ऑफ कोर्स मैं अपने दिमाग को एक्टिव रखता हूँ, आपको पढ़ाता हूँ तो भी अच्छा ये ऐसे एक्टिव रखता हूँ। ठीक है, तो इसीलिए कई बार मैं ऐसे सोचता रहता हूँ, आपको चीज़ें बताता रहता हूँ, चीज़ें हम हमेशा लर्निंग मोड में रहता हूँ मैं अपनी तरफ से। ठीक है, और ऐसे ही रहना चाहिए। तो इन दोनों लाइनों का PD और AB का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मुझे चाहिए। AB की इक्वेशन मेरे पास है, मुझे PD की इक्वेशन निकालनी है। तो इस लाइन के लिए मेरे पास जो स्लोप है दैट इज इक्वल टू -3/-4, यानी कि 3/4। तो इस लाइन के लिए जो स्लोप है M2 दैट विल बी -4/3। इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, इसके तो माइनस कट जाएंगे। ठीक है जी, तो इस लाइन की इक्वेशन मेरे पास आ जाएगी क्या, 4x + 3y। अब ये लाइन 4 और 1 से पास होती है, तो मैं वो वैल्यूज यहाँ पुट करूँगा, 4 चौके 16 + 3 19 इक्वल टू 19। ठीक है, तो लाइन 1, ये लाइन है अपनी कौन सी, AB है ना, और ये लाइन है अपनी कौन सी, PD। तो मैं AB और PD को का इंटरसेक्शन पॉइंट देखूंगा, ये लाइन 1 ये लाइन 2। ठीक है जी, तो करें सॉल्व, क्या करें, y का कोफिशिएंट सेम कर दें, इसको मैं करूँगा 4 गुना, तो 4 चौके 16x, 4 तिये 12y, 19 को इधर ले आते हैं, 19 चौके 76। ठीक है जी, उसको 3 गुना कर देंगे, 3 तिये 9x, 3 चौके 12, 3 इंटू 12 36। ठीक है जी, तो 25x इक्वल टू ये क्या आ गया 40, वो भी माइनस का, तो उधर भेज देते हैं। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 5 × 40 5 5 25, 8/5, और x की वैल्यू 8/5 एक में ही है, बच गए। 2 में होती है तो फिर आगे पुट करना पड़ता। आगे बढ़े, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस पॉइंट इन दिस लाइन। इस पॉइंट की इस लाइन के अंदर रिफ्लेक्शन क्या होगी। रिफ्लेक्शन का क्या मतलब है, मान लो ये जो लाइन है ये यहाँ पर है ऐसे, एक शीशे की तरह है ऐसे, और ये जो पॉइंट है ये यहाँ पर है ऐसे,
तो ये पॉइंट इस लाइन से मान लो d डिस्टेंस की दूरी पर है, तो इससे d डिस्टेंस की दूरी पर ऐसे एग्जैक्टली यहाँ पर इसकी शेडो बनेगी, इसकी इमेज बनेगी, इसकी रिफ्लेक्शन बनेगी। आप शीशे के सामने खड़े हो 1 फुट, तो एग्जैक्टली 1 फुट बाद आपकी रिफ्लेक्शन बनेगी। मैंने हिंट दे दिया, अब कर लो। कैसे करोगे बताओ? एक और हिंट दे दूं कि ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट मान लो A डैश है, ठीक है? तो पॉइंट A और A डैश का मिड पॉइंट है B। भाई ये जो है ये इससे जितनी दूर है, ये पॉइंट इससे उतनी दूर होगा। ये पॉइंट अगर शीशे से 5 मीटर आगे है तो शीशे के एग्जैक्टली 5 मीटर बाद इसकी रिफ्लेक्शन बनेगी, ठीक है सर? और रिफ्लेक्शन हमेशा कैसे देखते हैं? ऐसे सीधी देखेंगे हम, ऐसे तिरछी नहीं देखेंगे, सीधी देखेंगे ऐसे, ठीक है? तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि इसके परपेंडिकुलर है। धीरे धीरे मैं हिंट्स देता चलूंगा, ठीक है? तो कुल मिलाकर मैंने क्या देखना है? मैंने ये देखना है कि मेरे पास जो पॉइंट है A यानी कि -1,3, अगर मैं -1,3 पॉइंट से एक परपेंडिकुलर खींचूं इस लाइन के ऊपर, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? मैं इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूं क्या? यही तो बता रहा था कि एक लाइन से एक परपेंडिकुलर खींचोगे तो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। इसके कोऑर्डिनेट निकालोगे, जी हाँ। फिर मिड पॉइंट थ्योरम लगाओगे कि इन दोनों का जो मिड पॉइंट है ये इन दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट की जो एवरेज है उससे आएगा इसका एक्स कोऑर्डिनेट, इन दोनों के वाई कोऑर्डिनेट की जो एवरेज है उससे आएगा इसका वाई कोऑर्डिनेट। जो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको निकालने बताए। तो एप्लीकेशन जस्ट मैंने इसकी क्या की, आपसे एप्लीकेशन पूछ ली, ठीक है? करें फिर? अभी तो आप करोगे, मैं तो बताऊंगा, ये भी पॉज करके कर लो एक बार, ठीक है जी? स्टार्ट करते हैं फिर। तो इसको मैं बोल देता हूं PQ, ये जो अपनी लाइन है। तो लाइन PQ का स्लोप M1 इज इक्वल टू क्या होगा? वो होएगा -2/1 माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बटे कोफिशिएंट ऑफ y। तो अपनी जो लाइन है A डैश, इसका जो स्लोप होएगा M2 वो हो जाएगा इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल यानी कि 1/2। तो मैंने दोनों जगह माइनस लगा दिया ताकि मैं इक्वेशन निकाल पाऊँ। तो यहाँ से अब मैं इक्वेशन निकाल रहा हूँ। तो x माइनस में 2y इज इक्वल टू, अब मुझे एक बात पता है कि ये जो लाइन है ये गुजरती है इस पॉइंट -1,3 से, तो यहाँ से मैं कांस्टेंट टर्म निकालूंगा। तो मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहा हूँ इस पॉइंट की, -1 -3 दूनी 6 तो -7। ये अपने पास इक्वेशन आ गई भाई, ठीक है? ये अपने पास ऑलरेडी इक्वेशन पड़ी थी। तो अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करूं, ये हमेशा ऐसे 1 2 2 1 ऐसे होते हैं ना, मतलब लिखने का ही दिल करता है कि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो जाए एटलीस्ट। लेकिन अब की बार क्या है, सिर्फ उसको डबल करने से काम चल जाएगा, ठीक है? तो मैं कर क्या रहा हूँ, मैं इक्वेशन उसको डबल कर रहा हूँ 2 टाइम्स द सेकंड इक्वेशन और प्लस में फर्स्ट इक्वेशन में जोड़ रहा हूँ, ठीक है? तो उसको डबल करूँगा, उसको डबल करूँगा तो 4x + x 5x, उसको डबल करूँगा 2y खत्म हो गया, उसको डबल करूँगा 2 चौके 8 और इस 7 को भी मैं इधर ले आया तो 8 और 7 15, तो इधर है प्लस का 15 तो उधर जाके हो जाएगा माइनस का 15, x इज इक्वल टू -3। तो मुझे पहला कोऑर्डिनेट मिल गया इस पॉइंट का, इसका पहला कोऑर्डिनेट है जी -3। अब मैं आपको एक बात बताऊं, मिड पॉइंट जो मैंने आपको बताया है वो कैसे बताया है कि भाई अगर अपने पास 2 पॉइंट हों A और B और इसका कोऑर्डिनेट है x1, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, अगर इनके बीच में कोई पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट, इसका x कोऑर्डिनेट होएगा दोनों के x कोऑर्डिनेट की एवरेज x1 + x2/2 और y कोऑर्डिनेट होगा y कोऑर्डिनेट्स की एवरेज, ठीक है? मैं उल्टा भी बोल सकता हूं ना कि मान लो इसके कोऑर्डिनेट है 5 और 3, मैं ये भी बोल सकता हूं ना कि इन दोनों के x कोऑर्डिनेट की एवरेज 5 है, तो अगर एवरेज 5 है तो सम 10 है। अगर कोई आपको ये बताए कि यहाँ पर 7 और 4 ऐसे हैं इसके कोऑर्डिनेट, तो इसके कोऑर्डिनेट बताओ, तो आप बोलोगे अच्छा जी ये मिड पॉइंट है।
कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर इन दोनों एक्स कोऑर्डिनेट की एवरेज 5 है तो आप डबल कर दो सिंपली, तो उनका सम 10 है, तो ये 7 है तो 7 में क्या जोड़ोगे 10 आए 3, ये 4 है 4 में क्या जोड़ोगे 6 आए 2, ऐसे निकालोगे आप। क्लियर है? बढ़ते हैं जी। ठीक है जी, तो यहां पर ऐसे ही करेंगे अब हम। तो अगर एवरेज इन दोनों एक्स कोऑर्डिनेट की एवरेज अगर -3 है तो सम क्या होगा माइनस से, डबल कर दिया। -1 में क्या जोड़ोगे -6 आया, आप बोलोगे सर -5। अनफॉर्चुनेटली अपने पास 2 ऑप्शन बच गए हैं, तो आगे भी निकालते हैं। तो एक्स की वैल्यू -3 में रख देता हूं, कहीं पर भी रख देता हूं मैं, ठीक है, यहां पे पुट कर देता हूं। तो -3 -2y इज इक्वल टू -7। 2y को मैं उधर भेज देता हूँ, 7 को इधर भेजूंगा, 7 में से 3 गए, 4 इज इक्वल टू 2y, तो y इज इक्वल टू 2। तो अगर y की वैल्यू 2 है, इन दोनों y कोऑर्डिनेट की एवरेज 2 है, तो उनका सम क्या आएगा 4। 3 में क्या जोड़ोगे 4 है, आप बोलोगे सर 1, तो -5 और 1, ऑप्शन बी इज द आंसर। क्लियर? ठीक है भाई, आगे बढ़ जाए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिफिकल्ट लग रहा है, इजी लग रहा है, उस बात को छोड़ो। प्रैक्टिकल थोड़ा लग रहा है, इजी तो अपने आप लग जाएगा, क्योंकि मैं लेवल फिर फुल लेके जा रहा हूँ इस तरीके से। फुल भी रिलेवेंट, ये नहीं है कि आपको 11वीं 12वीं का पढ़ा दूंगा। ठीक है जी, अब देखो, तो अपने जो रिलेवेंट कंसेप्ट्स हैं सारे खत्म हो गए हैं। अब एग्जामिनर ने क्या किया है, अब तक वो सर्कल पूछ रहा था, उसने एक सफियर की इक्वेशन पूछ ली है, यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 3D का एक बेसिक सा फॉर्मूला पूछा है। तो मैं क्या करूंगा कि कोऑर्डिनेट के 3D के फॉर्मूले जो 2D के फॉर्मूले जैसे ही हैं वो कैसे एक्सटेंड हो रहे हैं, सारे मैं आपको यहां पर बताऊंगा, बहुत सारे बताऊंगा। ठीक है, चलिए जी बढ़ते हैं फिर आगे। तो सबसे पहले, जैसे पहले हमने सर्कल पढ़ा है, तो सिंपली मैं क्या करूंगा, 2D के अंदर है सर्कल, ये 2D मैं यहां पर आपको बताऊंगा, यहां पर मैं आपको बताऊंगा 3D। ठीक है, अगर अपने पास कोई सर्कल हो जिसका सेंटर हो, कुछ भी आप मान लो कि A और B सेंटर के कोऑर्डिनेट, ठीक है जी, और उसका रेडियस हो R, ठीक है, तो इसकी जो इक्वेशन है वो हम क्या लिखते हैं, वो हम ये लिखते हैं कि x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, ये हम कैसे लिखते हैं, मैं ये मान लेता हूं कि यहां पर जो पॉइंट है वो है एक्स वाई, इसके कोऑर्डिनेट। तो सर्कल की प्रॉपर्टी यही होती है, सर्कल उन सारे पॉइंट से बना है जिन सभी पॉइंट का डिस्टेंस इस सेंटर से आर है। तो ये मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाया और कुछ नहीं लगाया मैंने x माइनस ए, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x कोऑर्डिनेट के बीच का डिफरेंस का स्क्वायर, y कोऑर्डिनेट के बीच का डिफरेंस का स्क्वायर, फिर अंडर रूट, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या आना चाहिए था r। तो जस्ट मैंने सिंपली दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। सर्कल इससे पहले हमने पढ़ा है, कोऑर्डिनेट में ही आपको पढ़ा है। क्लियर है भाई? ओके, अब इसी को 3D में देखो, 3D में वो क्या करेगा, बस एक कोऑर्डिनेट एक्स्ट्रा आ जाएगा। ठीक है, सेंटर के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे A B C, और रेडियस क्या आ गया, रेडियस आ गया R, और कुछ नहीं हुआ 3D में। तो जो भी रिलेवेंट रहेंगे, अब मैं यहां पर आपको इनकी स्क्यूड लाइन बताने लग जाऊं और ये सब बताने लग जाऊं, है वो क्या क्या कोस वोस बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व थी, तो वो रिलेवेंट नहीं है। तो जितना भी रिलेवेंट बन सकता है उसने एक बार हिंट दी है, वो सब मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, और जल्दी पढ़ाऊंगा एफिशिएंट, ताकि लंबा ना लगे, अगली 10-12 मिनट के अंदर पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो सफियर की इक्वेशन क्या हो जाएगी, सफियर की इक्वेशन हो जाएगी वही सिंपल, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर प्लस z माइनस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दैट्स इट, कुछ नहीं है, एक कोऑर्डिनेट एक्स्ट्रा हुआ है बस। ठीक, तो एक बार ये देखो फिर, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर हैविंग सेंटर दिस। तो सेंटर अगर ये है और रेडियस 3 है, तो मैंने क्या बताया, सेंटर ये है, तो x माइनस -1 यानी कि x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर प्लस z माइनस -3 यानी कि z प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। नो, मैं डायरेक्टली भी आपको रटवा सकता हूं, नीड नहीं है। क्लियर है? ओके, इट इंप्लाइज दैट, देखो
यहाँ से एक्स स्क्वायर निकलेगा, यहाँ से वाई स्क्वायर, यहाँ से जेड स्क्वायर, इकट्ठा लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ए स्क्वायर वाला टर्म लिख दिया, अगर मैं इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर मानूँ तो। अब 2ab वाला टर्म आएगा, तो यहाँ पर 2ab वाला टर्म आएगा 2x, यहाँ पर 2ab वाला टर्म आएगा -4y, यहाँ पर 2ab वाला टर्म आएगा +6z। अब आगे क्या आएगा, आगे आएगा प्लस में a प्लस बी का होल स्क्वायर कर रहे हैं, b स्क्वायर वाला टर्म आएगा 1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 और 4 13 और 1 14 = 0। खत्म। क्या गड़बड़ हो गया यार, क्या गड़बड़ करती है? अच्छा 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 अच्छा, =0 चिपका दिया, =9। 9 से 9 कट गया, ठीक है, तो प्लस में 5 = 0। देख लो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आ गया, आगे 2x - 4y, 2x - 4y एक ही है, ठीक है, प्लस में 6z प्लस में 5, दैट इज ऑप्शन। क्लियर है, समझ में आ गई? इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हर एक फॉर्मूले की कर लें, 2D to 3D, ठीक है जी। और रिलेट करके बता दूं, डायरेक्टली ना बताऊं, ताकि आप रिलेट कर पाएँ कि हाँ आप इजीली। 2D वाला तो आपको ध्यान होगा, 2D डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो अगर अपने पास 2 पॉइंट है, पॉइंट A पॉइंट B, इसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट हैं x2 y2। तो हमें ये पता है कि AB की लंबाई = जो भी ये कोऑर्डिनेट है इनके डिफरेंस का स्क्वायर, x1 - x2 कर लो, x2 - x1 कर लो, फर्क नहीं पड़ता। वैसे स्टैंडर्ड प्रैक्टिस x2 - x1 लिखते हैं मैथमेटिशियन, बट फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ऐसे ही 3D के अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होएगा, 3D के अंदर एक कोऑर्डिनेट एक्स्ट्रा होता है, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 z2। तो AB = स्क्वायर रूट, क्यूब रूट नहीं आएगा, ये बोलो 3 कोऑर्डिनेट हैं, ठीक है, बस 2 पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस ही निकाल रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो जो x कोऑर्डिनेट के बीच का डिफरेंस का स्क्वायर, x1 - x2 कर लो, x2 - x1 कर लो, फर्क नहीं पड़ता। यहां पर x2 - x1 कर लो, वहां पर y1 - y2 कर दो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। ओके, आगे बढ़ते हैं जी। मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट्स, अगर मेरे पास 2 पॉइंट हैं A B, इसके कोऑर्डिनेट हैं, तो इनका ये जो मिड पॉइंट है, ठीक है, ठीक है, सपोज इसके कोऑर्डिनेट हैं XY, तो x = x1 + x2 बटे में 2, y = y1 बटे y2 बटे 2। मैं डायरेक्टली 3D के आपको बता सकता था, बट रिलेट करना चाह रहा हूँ, 2 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगी, काम अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। और ये क्लास की जब आपको एनोटेशन मिलेंगी तो रिवाइज भी अच्छे से कर पाओगे, बढ़िया से नोट्स तैयार हो जाएंगे। एक और बात मैं आपको बताना चाह रहा था, देखो जो अपने हैंड रिटन क्लास नोट्स हैं वो हो गए, एक अपने QRPs हो गए, ठीक है। तो इन दोनों की मदद से आप अपने नोट्स बना लो, लेकिन एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी है, मैं खुद भी ये नोट्स आपको बना के देता हूँ, कि जो अपनी क्लास की PPT है ना, जो अपनी क्लास की PPT है, जो भी हम नोट्स बना रहे हैं उससे हम कंसेप्ट रिवाइज कर सकते हैं, कंसेप्ट का रिवीजन कर सकते हैं, टाइप ऑफ कंसेप्ट्स। लेकिन कभी भी आपको फुल रिवीजन करना हो ना, सिर्फ कंसेप्ट का ना करना हो, टाइप ऑफ क्वेश्चंस का रिवीजन करना हो, किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो बेस्ट क्या रहेगा, अपनी जो क्लास की PPT है उससे करो, कंसेप्ट रिवीजन करते रहो रेगुलर। छोटे में हो रहा है, छोटे हैं अपने नोट्स, ठीक है, लेकिन एक यार की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन में निकल जाऊं तो फिर इसमें से मत जाओ, ये टाइप ऑफ कंसेप्ट्स हैं, बेसिक कंसेप्ट्स हैं सारे, टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए क्लास की PPT से निकला करो, वो बेस्ट रहेगी।
ठीक है, जैसे ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। ये तो चलो नोट्स में मिल जाएंगी ऐसे, बट हाँ नोट्स में सीधे 3D के अलग लिखे होंगे, यहाँ पर मैं कंपेयर करके बता रहा हूँ। तो क्लास पीपीटी से जो रिवीजन होएगा वो बेस्ट होएगा। ओके, अगर यहाँ पर एक मिड पॉइंट होएगा और उसके कोऑर्डिनेट हैं भाई एक्स और वाई, मान लो ऐसे हैं, तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बटे में 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बटे 2, z इज इक्वल टू z1 प्लस z2 बटे 2। इन कोऑर्डिनेट की एवरेज है मिड पॉइंट। ठीक है, आगे बढ़े। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? जो लाइन का डिवीजन करते हैं, मान लो एक पॉइंट है अपने पास P, ये इस लाइन को डिवाइड कर रहा है m/n रेशियो में, ये m है तो ये n है। जस्ट रिलेट करके बता रहा हूँ आपको, बहुत ज़्यादा डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है, जितना मैं बताऊँ उससे भी डिटेल में घुस जाओ, मोटा मोटा इतनी अंडरस्टैंडिंग, ताकि वो अगर कोई चीज़ पूछे तो थोड़ा सा आपको कुछ नॉलेज हो, वहाँ पर सोच के कर लेंगे। डरना नहीं है, डराने की कोशिश नहीं करना, थोड़ा सा और ईजी। अगर उसने पूछ लिया देन हम एक एज पर रहेंगे। ठीक, ओके। तो x1 y1 x2 और आपके 2D के सारे फॉर्मूले, कई फॉर्मूले रिवाइज भी हो जाएंगे। तो पॉइंट P जो है वो लाइन ए बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है m/n रेशियो में। तो हम करते क्या हैं भाई, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालते हैं? हम ये करते हैं कि A से जो डिस्टेंस है ना m, उसको मल्टीप्लाई करते हैं B के। अब x कोऑर्डिनेट निकालना है तो x पे ही ध्यान रखना है, y नहीं x। तो A से आप डिस्टेंस देख रहे हो ना P का, हाँ जी, तो B वाले कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करते हो m x2। अब n ये B से डिस्टेंस है P का, तो B से डिस्टेंस, B का डिस्टेंस A का कोऑर्डिनेट, A का डिस्टेंस B का कोऑर्डिनेट। ठीक है, B से डिस्टेंस A का कोऑर्डिनेट, A से डिस्टेंस B का कोऑर्डिनेट। तो n x1, हमें सिर्फ x पर ध्यान रखना है, x निकाल रहा हूं, हाँ जी सर, n x1 बटे में m प्लस n। y कोऑर्डिनेट, A से डिस्टेंस m है तो B का कोऑर्डिनेट 2 है। ये क्योंकि आपको एज इट इज नहीं, एग्जाम में ये थोड़ी लिखोगे कि x1 y1 x2, इससे डिस्टेंस लिया तो दूसरा कोऑर्डिनेट उठा लो, ऐसे ये बनेगी बात। ठीक है, वहां पर क्या होगा, बस एक कोऑर्डिनेट एक्स्ट्रा आ जाएगा भाई। तो क्या सर 2D और 3D में सिर्फ इतना ही फर्क है? इतना ही फर्क नहीं है, अपने एग्जाम के हिसाब से पिक किए हैं मैंने चीज़ें। अदरवाइज 2D और 3D जो मैथ है ना, ये उतना नहीं है जितना आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिख रहा है, या 11वीं 12वीं में दिख रहा है, या ग्रेजुएशन में दिख रहा है। मैंने ग्रेजुएशन तक पढ़ा है, तीनों साल अपने 3-3 सब्जेक्ट थे, 3 मैथ 3 फिजिक्स। तो ये उसके भी बियॉन्ड है, ये इतना है, हैं? कई लोग तो इसी को, कई स्टूडेंट ये सोचते हैं कि मैथमेटिशियन बन गया हूँ मैं तो एसएससी का पढ़ के। तो x और y तो सेम रहेगा, x का कोऑर्डिनेट सेम एज 2D, y का कोऑर्डिनेट सेम एज 2D, है ना, और z कोऑर्डिनेट वही सेम एज 2D, बस वही है। m लिया मैंने 1 से और इसका z, mz2 प्लस nz1 बटे में m प्लस n, खत्म। क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं, जस्ट कंफर्टेबल कर रहा हूं मैं आपको, और कुछ नहीं कर रहा। मान लो एक ट्रायंगल है, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, तो जो सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड होता है G, क्या होता है ये, सेंट्रोइड। ठीक है, तो x क्या होता है, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, तीनों कोऑर्डिनेट्स की एवरेज, यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे में 3। y होता है y1 प्लस y2 बटे में y3। बाकी चीज़ें भी बताई जा सकती है, इन सेंटर वगैरह, बट उनकी नीड नहीं है भाई। ठीक है, अभी एग्जामिनर ने सिर्फ एक सफ़ियर का पूछा है, कोई भी उसने बताया नहीं वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, उस पर भी एक एज हमने ले ली है। ठीक है, तो 3D में अगर किसी भी ट्रायंगल को आप देखोगे
तो फिर इसके कोऑर्डिनेट वर्टिसेस के बताओगे, फिर वही 3 3 आने लग जाएंगे, मतलब एक Z2 एक Z भी शामिल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर इसका सेंट्रोइड है तो सेंट्रोइड का एक्स कोऑर्डिनेट वही सब की एवरेज, वाई कोऑर्डिनेट वही सब की एवरेज, वही सब की एवरेज। क्लियर है भाई? डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन, देखो अगर एक लाइन से मैं एक पॉइंट का डिस्टेंस निकाल रहा हूं, मान लो ये पॉइंट है अपना, इसका कोऑर्डिनेट है x/y, और इस लाइन की इक्वेशन है a1x प्लस b1, इस पॉइंट को मैं कुछ और मान लूँ ना, यही मैं सोच रहा हूँ, मैं m और n मान लूँ। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन होंगे m और n है, ठीक है। ये लाइन है, वन को छोड़ो, एक ही लाइन बतानी है। ये लाइन है ax by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो डिस्टेंस बताते हैं हम, ये है o, ये है a, ये है b, ये है d, इसकी इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। आई एम टॉकिंग अबाउट OD, एक लाइन से एक पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मैंने क्या बताया है कि ये जो पॉइंट है इसको रख दो इस लाइन में ऐसे, x की जगह m रख दो, y की जगह n रख दो, डिवाइडेड बाई a और b पर पाइथागोरस लगा दो। ऐसे ही 3D के अंदर क्या होगा, 3D के अंदर एक प्लेन होगा, प्लेन, हवाई जहाज नहीं, ऐसे प्लेन जो आपकी नोटबुक है वैसे, ठीक है। तो एक प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस में निकाल रहा हूं एक पॉइंट का, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लो हो गए P, Q और R, ठीक है। यहां पर मैंने M और N लिए, यहां पर हो गए P, Q और R। और इस प्लेन की जो इक्वेशन हो गई, इस प्लेन की इक्वेशन हो गई भाई ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। तो अगर ये पॉइंट है O और ये पॉइंट है D, तो OD की लंबाई, एक प्लेन से एक पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सेम काम करोगे, इसके कोऑर्डिनेट इसके अंदर पुट करोगे, AP प्लस BQ प्लस CR प्लस D, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, और अंडर रूट A² प्लस B² प्लस C², इनके स्क्वायर्स का सम। ठीक है, क्लियर है? एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। अब एक छोटी सी बात और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये लास्ट होएगा फिर हम खत्म करेंगे। ठीक है, ये 3D का पार्ट नहीं है, मैं जस्ट एक छोटा सा अपडेट डालना चाह रहा था एरिया ऑफ ट्रायंगल के अंदर। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया है, मैंने आपको ये बताया है कि मान लो, और मैं इसका प्रूफ आपको बताऊंगा। ठीक है, अगर आप इसको याद रख पाओगे तो बढ़िया है, थोड़ी सी एडवांटेज आपको हो जाएगी। देखो, मान लो अपने पास एक ट्रायंगल है और उसके कोऑर्डिनेट गिवन है x1 y1, x2 y2, x3 y3। ठीक है, तो मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया है कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना है, उसके कोऑर्डिनेट गिवन है। तो क्या सर हम फॉर्मूला को भूल जाएं आप नई चीज़ पर? नहीं, ये जरूरी है, फॉर्मूला सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अगर कोऑर्डिनेट्स को गायब कर दूंगा, इनकी जगह ए बी या कुछ और करूंगा, तो वो निकालोगे फिर फॉर्मूला ही चाहिए होगा, या उसको भी अगर मैं शिफ्टिंग से कर दूंगा, कुछ और कर दूंगा, तो फॉर्मूला ही चाहिए होगा। तो उसको याद रखना, जस्ट एक एक्स्ट्रा एडिशन कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो फॉर्मूला आपको ये बताया है कि x1 पहले बताया है y2 माइनस y3, है ना, प्लस x2, ये 2 है तो 2 के बाद 3 आएगा, y3 माइनस y1, याद रखने की टेक्निक भी बताई है, x3 तो y1 माइनस y2, ये फॉर्मूला आपको बताया। ठीक, तो अगर आपको तीनों कोऑर्डिनेट गिवन है और एरिया पूछा है, तो थोड़ा सा फास्ट मेथड में आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, वो फास्ट मेथड किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है? शिफ्टिंग मेथड में उसको क्यों बोल रहा हूँ? मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हो क्या रहा है, मैं ये कर रहा हूँ कि इस ट्रायंगल के किसी भी एक कोऑर्डिनेट को पकड़कर मैं उसको ओरिजिन पर शिफ्ट कर देता हूँ, ओरिजिन पर शिफ्ट कर देता हूँ। सर ओरिजिन पर शिफ्ट कैसे कर देते हो?
क्वेश्चन की मदद से बताऊंगा। देखो, मान लो अपने पास एक ट्रायंगल है 3 4, मैं एग्जैक्टली लोकेट करना चाहूंगा 3 4, ये पॉइंट है 3 4 ए, ठीक है। पॉइंट बी है -4, एक्स की वैल्यू -4 और वाई की वैल्यू 3, ये मान लो। एग्जैक्ट मैं नहीं कर रहा बट मान लो ऐसे, लगभग ऐसा है, ठीक है। और सी की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू 8 है और वाई की वैल्यू है -6, तो ये हो गया 8 -6, ठीक। ओके जी, तो अपनी ट्रायंगल ये बनी, अपनी ट्रायंगल ये बनी, ठीक है। तो अब ये तीनों पॉइंट यहां पर ऐसे लिखो 3 4, मैं अभी सोल्व नहीं कर रहा क्वेश्चन को, कहीं ये बोलो अरे ये क्या क्या हो रहा है, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूं तो आगे से आप क्या बोलते हैं, गलती नहीं करोगे। ये कैसे आया इसका प्रूफ बता रहा हूं, ये जरूरी है। तो अगर मैं क्या करूं, मैं -3 और -4 कर दूं हर एक जगह, -3 और -4, -3 और -4, क्यों? क्योंकि मैं इनको जीरो बनाना चाह रहा हूं। इसमें से 3 घटाऊंगा तो ये जीरो बन जाएगा। किसी, सर इसी को क्यों पकड़ा, किसी को भी पकड़ सकते हो, ठीक है। किसी भी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मैंने जीरो बना दिया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा -7 और यहां पर हो जाएगा -1, 3 -4, 8 -3 5, और इसके कोऑर्डिनेट बन जाएंगे -10, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने ये कर दिया कि देखो इसको मैंने यहां पर शिफ्ट कर दिया, तो ये बी जो है ये यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, और ये सी जो है, मतलब मैंने क्या किया, इस पॉइंट को थोड़ा सा नीचे थोड़ा सा लेफ्ट, तो ये पॉइंट थोड़ा सा नीचे थोड़ा सा लेफ्ट, ये पॉइंट थोड़ा सा नीचे थोड़ा सा लेफ्ट, ऐसे हो जाएगा। तो ये ट्रायंगल यहां पर शिफ्ट हो जाएगी। तो ट्रायंगल के किसी भी एक वर्टेक्स को पकड़ के मैंने क्या किया, ओरिजिन पर शिफ्ट कर दिया, उससे ट्रायंगल का एरिया नहीं बदलता। जस्ट ये बताना चाह रहा हूं मैं, ठीक है सर, एरिया नहीं बदलता। उससे हमें क्या फायदा होगा, उससे आपको ये फायदा होगा कि किसी भी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएंगे। तो यहां पर मैंने x1 y1 को जीरो कर दिया, ऐसे अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है जी। तो पुट x1 इज इक्वल टू y1 इज इक्वल टू 0, एक बार मैं इसके अंदर पुट करूंगा तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो देखो अगर x1 को जीरो किया तो ये तो पूरा ही खत्म हो गया, हाँ जी सर। और y1 को जीरो किया तो ये हो गया x2 y3, x2 y3, ओके सर। आगे x1 तो जीरो हो गया, ठीक है। अंदर है माइनस का y2, तो माइनस बाहर आएगा, -x3 y2, ठीक है जी। इससे क्या हुआ, देखो x2 y3, ये x1 y1 ऐसे हैं, ये x1 y1, x2 y2, x3 y3 ऐसे हैं ये, ठीक है। तो x2 इंटू y3 और y2 इंटू x3, x2 इंटू y3 है, ओके जी। x2 इंटू y3 माइनस x3 इंटू y2। तो आपको करना क्या है, अब मैं फाइनल रिजल्ट बता रहा हूं, ये हुआ कैसे ये बताना भी जरूरी था, ओके। तो किसी भी एक कोऑर्डिनेट को आप जीरो कर दोगे, आपका दिल करे उसको, तीनों कोऑर्डिनेट को ऐसे लिख लो लगातार लाइन में, आगे पीछे कैसे भी लिख लो, फर्क नहीं पड़ता, ओके सर। किसी भी एक को जीरो कर लो, चाहे उसके लिए जोड़ना पड़े घटाना पड़े। एक्स कोऑर्डिनेट में जीरो करने के लिए आपको 3 घटाना पड़ रहा है, तो हर एक एक्स कोऑर्डिनेट में से 3 घटा दिया। अगर 2 जोड़ना पड़ रहा है तो हर एक में 2 जोड़ दिया, ठीक है, ओके जी। अब मैं क्या करूंगा, बाहर वाले 2 का प्रोडक्ट करूंगा और अंदर वाले 2 का प्रोडक्ट करूंगा और उनका डिफरेंस लूंगा। तो बाहर वाले 2 का प्रोडक्ट है -7 एंड 10, तो 70, हाफ। और ये पॉजिटिव लेना है, अपने फॉर्मूला में ये लगा हुआ है ना ये मॉड्यूलस, ठीक है। तो क्या करोगे, -7 इंटू -10, बाहर वाले 2 का प्रोडक्ट और अंदर वाले 2 का प्रोडक्ट, -1 इंटू 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई हाफ, 70 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 70 + 5 75/2 यानी कि 37.5, ठीक है ब्रदर, क्लियर है। एक और छोटा सा काम कर लें, इसी के अंदर वो कर लें, एक और कोऑर्डिनेट को जीरो लेके दिखा दूं मैं आपको, है ना। तो मान लो सपोज मैंने -43 को पहले लिख लिया, एग्जाम में आपको एरिया निकालना है तो आपने -43 को पहले लिख लिया, कैसे भी लिख लो, फिर 3 4 को लिख दिया आपने, ठीक है, फिर 8 -6 को लिख दिया। भाई क्या हो रहा है,
फिर 8 - 6 को लिख दिया। तो अब देखते हैं सेम एरिया आएगा कि, है ना। तो मैं कर क्या रहा हूँ, मैं हर एक x वाले में +4 कर रहा हूँ, हर एक x वाले में। तो ये तो हो जाएगा 0, 4 जोड़ दिए ये हो जाएगा 7, 4 जोड़ दिए ये हो जाएगा 12। अब मैं हर एक y वाले में से 3 घटा रहा हूँ, तो 3 में से, मतलब मेरा मकसद है किसी भी एक को 0 कर देना। सेम चेंज सब में होगा, 4 में से 3 गए 1, और 6 - 3 यानी कि -9। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं बाहर वाले 2 पकड़ूंगा, 9 × 7 = 63, एज इट इज लिखूंगा -63। अब मैं अंदर वाले 2 पकड़ूंगा, 12 × 1 = 12, -12। सर ये तो प्लस का है, मैंने घटाया है, घटाना है, और बटे में मैं कर दूंगा 2, और मैं साइन की टेंशन नहीं लूंगा। यहां पर होएगा ये -75/2, बट मुझे एंड में हमेशा पॉजिटिव रखना है, ठीक है। तो मॉड्यूलस लगाने की जरूरत नहीं है, बस उसकी भावनाओं को समझ जाओ कि पॉजिटिव रखना है, ठीक है भाई, क्लियर है। तो दैट्स ऑल, यहां पर आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बिल्कुल कंप्लीट, पूरी तरीके से जो आज के दिन बेस्ट हो सकती है वो खत्म हो गई, ठीक है। तो अगली वीडियो के अंदर मिलता हूं भाई, टेक केयर।